बहुत ही सॉलिड समराइजेशन दिखने लगे मेरे को ऑलरेडी। राहुल, निपुण, अंशुल, युवराज, वेरी गुड। अरे वाह, युवराज ने देखो पूरा चैप्टर ही बना डाला, वेरी गुड। अनुभव, वेरी स्मार्ट। अर्चना, नंदिनी, मृदुल, बहुत ही बढ़िया। सब लोग समराइज करते रहो, ओके। You will be greatly benefited out of this. So it is a great advantage. Please understand this. यार मैं ना कल रात को 9:30 बजे दूरदर्शन पर एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। हाँ सर, क्या सर? तो दूरदर्शन पे चेक कर लेता हूँ, ओके। PSIR की क्लास जुलाई में स्टार्ट होगी मेरे भाई, जुलाई में, ओके। इसको प्लीज दूरदर्शन पे डाल देना प्लीज, ओके एवरीवन, ताकि ये हर टाइम पे ना ऐसा क्वेश्चन ही बंद हो जाएगा, ओके। ऑलराइट, तो ये दूरदर्शन पे डाल देना ताकि सबको ये हो जाए। ऑलराइट, ओके, गुड गाइस, ऑलराइट, फेयर इनफ। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। और विदाउट मच अडू, अब तुमको जैसे बोलते हैं बैकग्राउंड होने की अब तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अब तुम्हारा सो कॉल्ड मशीन चालू होने लगी होगी, ओके। नाउ यू आर इन द हैंग ऑफ थिंग्स। तो अब तुम लोग पॉलिटी में एडवांस स्टूडेंट्स कहलाने लग जाओगे। अब तुम्हारे में बचपना धीरे धीरे बाय बाय हो रहा है और धीरे धीरे अब तुम्हें सब्जेक्ट समझ में आने लगे। आई एम श्योर कि नाउ यू आर इन द हैंग ऑफ थिंग्स, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पॉलिटी, हाउ इट शुड एक्चुअली बी स्टडीड। बट नॉनदलेस, ओके, सिंस हमारे यहाँ पे नए स्टूडेंट्स भी आए होंगे, तो पहले तो सब नए स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। और फिर प्लीज वॉच प्रीवियस क्लास वीडियोस एटलीस्ट 3 टाइम्स ईच, ये बहुत जरूरी है। और जितने अब तुम्हारे लर्नर फ्रेंड्स इसी कोर्स में बैठे हैं ना, वो तुम्हें बताएंगे कि ये करने से कितना फायदा हुआ। तो गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव डन दिस एंड यू टेकन द एडवांटेज ऑफ दिस। तुम इन्हीं वीडियोस को बार बार देखोगे ना, सी नंबर, लुक एट द नंबर ऑफ थम्स अप्स। अगर तुम इन्हीं वीडियोस को बार बार देखोगे ना, तुम्हें मैजिकल एडवांटेज आने लग जाएगा। Make sure all the previous sessions are thoroughly revised. Read NCERT books, read newspapers. There will be regular doubt sessions to address your queries. Please maintain decorum and discipline in the class. Any disturbing, foul, personal or political comments will not be tolerated. You may be blocked for this action. Please make running notes of this class. Okay, जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो एक word copy करते जाओ. Being late for the class will adversely affect your understanding of the subject. Maintain punctuality. Medium of teaching is both Hindi and English. तो कृपा करके किसी एक language के लिए मेरे पीछे मत पड़ो. Join my Telegram channel and also utilize Unacademy app for updated information on the course. कौन सा कोर्स आ रहा है, कब आ रहा है, सब Unacademy ऐप पर आ जाता है। बहुत ही सॉलिड सर। कल हमने स्टार्ट कर दिया था आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इन अदर वर्ड्स हमारे राइट्स ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया था। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन है। राइट्स ऑफ इक्वालिटी हम लोग खत्म कर चुके हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने अटेंड किया है या नहीं अटेंड किया है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच दीस वीडियोस अगेन। We started with Article 19, which are rights of freedom, and rights of freedom में हम लोगों ने पहला स्टार्ट किया था, which was freedom of speech and expression. I hope यहाँ तक सब लोग क्लियर है, yes or no? Yes sir. So मैंने Article 19 समझाया था और Article 19 1A says, इसके वर्ड्स पकड़ के रखो, क्या है सर? एक बार रिकैप करेंगे। Every citizen, important word citizen, सबको टेलीफोन नंबर याद है? Yes sir. Every citizen can express his views, opinions and beliefs, very good, by words, writing, printing, painting, lithography यानी कि पत्थर पे लिखना, और any other means, okay। एक एक वर्ड को पढ़ो, अपने दिमाग के फिल्टर से मत कुछ भी पढ़ना, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे कल एक स्टूडेंट ने मुझे स्पेशल क्लास में यही क्वेश्चन पूछा और फिर उसने बोला वर्ड्स, राइटिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग, लिथोग्राफी एंड एनी अदर। मैंने एनी अदर का मतलब इसी एनी अदर मीन्स में से पूछा था, ओके। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें आपका सोशल मीडिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ट्विटर, फेसबुक, इंटरनेट अपने आप आ जाएगा। दिस इज द एंटायर थिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? So words, writing, printing, painting, lithography and any other means, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। सर हमें सामने आ गया, लेकिन इन राइट्स पर रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन भी लग सकता है। रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो रख सकता है वो लिखा हुआ है इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने। जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने तुमको ये फ्रीडम दी है वही कॉन्स्टिट्यूशन रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन बताता है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। उसमें ये है कि तुम जो मर्जी बोल सकते हो, लेकिन सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को डैमेज नहीं कर सकते। हाँ सर ठीक है।
फिर क्या नहीं कर सकते सर, तुम पब्लिक ऑर्डर को, जो शांति बनी हुई है देश में, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तुम मानहानि नहीं कर सकते, डिफेमेशन नहीं कर सकते, ओके, तुम डिसेंसी और मोरालिटी के खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है सर, हम डिसेंसी एंड मोरालिटी के खिलाफ नहीं जा सकते, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब अदालत की अवमानना हम नहीं कर सकते। सर ये सारे वर्ड्स कैसे कर सकते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ो बेटा, न्यूज़पेपर, ओके, फिल्म फेयर मैगजीन और मनोहर कहानियां पढ़ना बंद कर दो, ओके, और न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, सब समझ में आ जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, तुम फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ इंडिया विद फॉरेन स्टेट्स, फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ इंडिया विद फॉरेन स्टेट्स को डैमेज नहीं कर सकते, और तुम इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस भी नहीं कर सकते, मतलब किसी को भड़का के कोई क्राइम करा देने का अगर तुम्हारा इरादा है तो तुम आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को नहीं यूज कर सकते। ये रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है जो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में। सो इंपॉर्टेंट पार्ट इज these are reasonable restrictions in the interest of sovereignty, integrity, security, friendly relations, public order, decency, morality, contempt of court, defamation और incitement to offense। तो मैंने तुम्हें सारे बता दिए। इंपॉर्टेंट जो हिडन वर्ड है वो है, ये है ओनली, यानी कि गवर्नमेंट या स्टेट इसके आगे कोई रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन या ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। यहां तक सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है? बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो, सब समझ लो। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन। सो मेहनत करो बेटा, मेहनत, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, मेहनत करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन? ओके, तो टाइम पास करना बंद कर दो और पॉलिटी में समा जाओ। ओके सर। सर एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि सर आपने सबके फ्रीडम्स बताए, आपने सब बताया, वर्ड्स, राइटिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग, लिथोग्राफी, एनी अदर मीन। और सर आपने एक बात तो पता ही नहीं, हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है या नहीं है? देख लो सर, आपने फ्रीडम ऑफ प्रेस तो बताया ही नहीं है। तो प्रेस को न्यूज़पेपर्स छापने में, ऑनलाइन, ऑफलाइन, मीडिया में, नेशन वांट्स टू नो, इन सब के पास फ्रीडम है या नहीं है? ओहो, है ना बेटा। कैसे सर, कैसे है? कहाँ लिखा है? प्रेस तो लिखा ही नहीं है। प्रेस क्या करता है? न्यूज मीडिया पेपर क्या करता है? क्या करता है सर? वर्ड्स, राइटिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग या लिथोग्राफी या एनी अदर मीन्स। अरे हाँ सर, प्रेस यही तो करता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो बिना प्रेस लिखे ही मैंने इम्प्लाइड फॉर्म में आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए के अनुसार ये देखा है कि हमें भी फ्रीडम ऑफ प्रेस अवेलेबल है। सो डज इंडिया हैव फ्रीडम ऑफ प्रेस और डज इंडिया नॉट हैव फ्रीडम ऑफ प्रेस? इंडिया हैज फ्रीडम ऑफ प्रेस, और ये फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में ही लिखा हुआ है, लेकिन हमने प्रेस वर्ड यूज नहीं किया हुआ। इट इज इम्प्लाइड फ्रीडम ऑफ प्रेस। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ रहा? सो इंडिया में इन्हीं शब्दों से बिना प्रेस वर्ड लिखे हुए हमने इसको यूटिलाइज किया है। इट इज इम्प्लाइड, वर्ड्स, राइटिंग, प्रिंटिंग, ये सब प्रेस का ही काम होता है। सर अमेरिका जाएंगे, अमेरिका, अमेरिका जाने वाला है वो? यस, ऑलराइट। सो अगर तुम अमेरिका जाओगे तो वहां पर मिलेगा तो फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट जो होगा यूएसए में, उसमें लिखा है द कांग्रेस, कांग्रेस मतलब वहां का पार्लियामेंट समझ लो, कांग्रेस शैल मेक नो लॉ रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिलीजन और प्रोहिबिटिंग द फ्री एक्सरसाइज thereof or abridging the freedom of speech or of the press। ओए होए सर, अमेरिकन ने तो एक्सप्रेसली लिखा हुआ है प्रेस, हमने इम्प्लाइड लिखा हुआ है प्रेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन सर x इज इक्वल टू एक्स, यस x इज इक्वल टू एक्स। जितना फ्रीडम हमारे पास है उतनी ही फ्रीडम उनके पास है। हमने वर्ड्स यूज नहीं किए हुए और उन्होंने वर्ड्स यूज किए हुए। तो तुम्हें रियलाइज हुआ होगा, सेम चीज हमने सोशलिज्म के लिए किया हुआ है, सेम चीज हमने सेक्युलर के लिए किया हुआ है। हमारा अलग ही ब्रांड होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम नेसेसरली हर चीज को लिखते नहीं है, कुछ चीज हम समझदारी पर छोड़ देते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि डज इंडिया हैव फ्रीडम ऑफ प्रेस? बोलना यस। Is it present under Article 19 subclause 1 subclause A? बोलना yes. Okay. Is it expressly written? बोलना no. It is implied. In America, it is expressly written. समझ में आया या नहीं समझ में आया? Everyone has understood this one. पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? Everyone has understood this or not? सर सबको समझ में आ गया? Everyone has understood? बहुत बढ़िया सर, आगे चलते हैं। ओके सर, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। सर रहने दो ना सर, नहीं नहीं, मैं कोई कहानी सुनाऊंगा।
तो हमारा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ओके, सोशल मीडिया को भी इंक्लूड कर रहा है। बिल्कुल सही बात है सर, सोशल मीडिया को भी इंक्लूड कर रहा है, बिकॉज हमारे पास वर्ड यूज किया गया एनी अदर मीन्स। सबको समझ में आया? नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। जब भी तुम सोशल मीडिया से डील करते हो, जब भी तुम इंटरनेट पे जाते हो, जब भी तुम अमेजोन से कोई शॉपिंग करते हो, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखते हो, कुछ भी इंटरनेट पे करते हो, तो तुम एक लॉ के अंडर आ जाते हो, और उस लॉ का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ ईयर 2000। क्या बोलते हैं सर? सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ ईयर 2000। तो तुम लोगों ने कुछ भी गलत वलत लिखा, कमेंट्स उल्टे सीधे डाले, ट्विटर पे टेढ़ा मेढ़ा किया, फेसबुक पे कुछ उल्टा सीधा लिखा, तो यू कैन बी हेल्ड गिल्टी अंडर आईटी एक्ट ऑफ ईयर 2000। तो बहुत ध्यान से कमेंट्स किया करो, ये बहुत ही पावरफुल लॉ है, तो सोच समझ के किया करो, लोग जेल चले जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट ऑफ ईयर 2000 इज द एक्ट जो कुछ भी गवर्न करता है विद रिलेशनशिप टू इंटरनेट, विद रिलेशनशिप टू इवन ऑनलाइन हैंडलिंग, फाइनेंस, मनी इधर उधर जो जा रहा है, वो ये सारे के सारे जो भी इंटरनेट से रिलेटेड है वो आईटी एक्ट में आता है। ठीक है सर, आगे बताओ। फिर क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, अच्छा पहले मुझे कुछ और बताना है। क्या बताना है? मतलब बताया तो मैंने पहले भी हुआ है, लेकिन मैं फिर ये बात बता रहा हूँ। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया हुआ, तुमने दीवार पे लिखा हुआ है कि नहीं? क्या? लॉ हैज टू बी रिटन एंड क्लियर। याद आ रहा है या नहीं? यस और नो? लॉ कैन नॉट बी आर्बिट्ररी, लॉ कैन नॉट बी एम्बिगुअस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ये तुम्हें रूल समझ में आ गया? यस और नो? तो मैंने तुम्हें ट्रैफिक पुलिस वाले का एग्जांपल दिया था कि तुम्हें चालान तब होगा जब लॉ बिल्कुल क्लियरली मेंशन करेगा कि कितने स्पीड के ऊपर तुम्हारा चालान होगा। अगर मैंने ऐसा लॉ बना दिया, फास्ट चलाओगे ना तो चालान हो जाएगा, तो बोलना सर हम नहीं मानेंगे ऐसा लॉ। ऐसा लॉ बड़ा डेंजरस होता है, ऐसा लॉ आर्बिट्ररी और एम्बिगुअस कहलाता है। पल्ले पड़ रही है नहीं पल्ले पड़ रहा? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सब कुछ समझ में आया? तो मैं पढ़ा रहा हूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ ईयर 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 66 ए आज का हीरो या आज का मुद्दा है। ये कौन सा एक्ट है? मैं तुम्हें सेक्शन 66 ए ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसको ध्यान से देखो। मैं बीच में से हट जाता हूं, तुम ध्यान से देखो। सर हम देख रहे हैं। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66 ए बोलता है पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एक्सेट्रा। ये इसको ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज मत समझो, ये सोचो कि ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू योर मोबाइल, थ्रू योर लैपटॉप एक्सेट्रा। एनी पर्सन हु सेंड्स बाय मींस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स और अ कम्युनिकेशन डिवाइस। तुम समझते हो ना लॉ में कैसे वर्ड्स यूज करते हैं, मोबाइल नहीं यूज करते। Any information that is grossly offensive, has a menacing character, any information for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, hatred, etc., etc., whichever, etc., etc., shall be punishable, which may extend to 3 years with fine. ओए होए, बड़े ध्यान से करिए बेटा। ओ समझ में आ रही है कि नहीं? वेरी गुड सर। सो अगर आपने ऐसा कुछ भी मैसेज लिखा ट्विटर पे जो किसी की इंसल्ट करता है, किसी को एनमिटी या हेट्रेड या फिर इनकन्वीनियंस या अनाउंस कॉज करता है, तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? तो सर ये तो आपने अच्छा बात बता दी, वरना हम तो ऐसे ही रोज कर रहे थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बहुत ध्यान से। ऑलराइट सर, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। मतलब क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है ना वो बहुत ही सॉलिड वर्ड्स है। कैसे? you cause insult to somebody, you cause annoyance to somebody, okay, you cause inconvenience to somebody। ये क्या है सर? मतलब अगर मैं तुम्हारे साथ जोक मारूं, ओके, मैं तुम्हारा जोक बनाऊं, तो वो जोक को तुम सेंस ऑफ ह्यूमर बोलोगे कि इंसल्ट बोलोगे? सर देखने वाली बात है। अब कपिल शर्मा साहब कभी जोक मारते हैं, कभी हमको अच्छा लगता है तो हम हंसते हैं, कभी कभी इंसल्टिंग भी लगता है। मैं तुम्हें बोलता हूँ रोज ना तुम रोज पढ़ाई क्या करो, पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, तो ये अनाउंस है कि ये मैं सच में तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ? सर दोनों तरफ हो सकता है, ऐसी बात है। सो द वर्ड्स इंसल्ट, द वर्ड कि ये मैं सच में तुम्हारे, वर्ड्स इनकन्वीनियंस, इनकी सब्जेक्टिव मीनिंग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? जैसे हम पंजाबी लोगों में, हमारे पापा ये लोग बड़े कॉमनली हम लोग को ना बचपन से भाई खोता है तू, गधा है तू, वो हमें मालूम है कि वो एक्चुअली प्यार से बोला जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? लेकिन अगर आप उसको फिगरेटिवली लोगे तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट एज इंसल्ट, अनाउंस और इनकन्वीनियंस। सो ऐसे वर्ड्स सर आर्बिट्ररी और एम्बिगुअस हो सकते हैं। और मैंने तुम्हें क्या बोला था? लॉ कैन नॉट बी आर्बिट्ररी, लॉ कैन नॉट बी एम्बिगुअस। यहां तक बात सबको समझ में आई या नहीं? लेकिन जब तक तुम पकड़ोगे नहीं, जब तक तुम उसको देखोगे नहीं, तब तक वो वैसे ही एक्टिव रहेगा। लॉ में कोई गलती होती है
या किसी के एक्शन में कोई गलती होती है तो कोई वजह होती है कि वो गलती पकड़ी जाती है, वरना वो लॉ तो चल ही रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर थिंग। तो ऐसा ही एक हादसा हुआ और दुनिया बदल गई। क्या हुआ सर? So it was in the year 2012, okay, that the Shiv Sena Supremo, Mr. Bal Thackeray साहब का की डेथ हो गई और उनके फ्यूनरल पर बिकॉज ही वाज सच अ बिग लीडर ऑफ मुंबई स्पेशली, तो शिवसेना ने पूरा का पूरा मुंबई में उनका फ्यूनरल की पूरी तैयारी की गई। दो लड़कियां थी, जैसे कॉलेज में जैसे टाइम पास कमेंट बाजियां हो रही होती, उनमें से एक लड़की ने फेसबुक पोस्ट डाला कि भाई शिवसेना के को बोलो कि पूरी सिटी को शट डाउन ना करें, ओके, बिकॉज इससे बहुत सारी तकलीफ होती है नॉर्मल सिटीजन को। तो क्या हुआ सर, ये तो नॉर्मल बात है। हाँ, तो एक ने ऐसा कमेंट डाला, दूसरे ने उसको लाइक कर दिया, वेरी गुड। फिर क्या हुआ सर, फेसबुक पोस्ट है, नो प्रॉब्लम। हाँ, ऐसा तुम्हें लगता है, बट थोड़े ही टाइम बाद पुलिस उनके घर पहुंची और उन दोनों गर्ल्स को अरेस्ट कर लिया गया। तो पुलिस को पूछा भाई क्यों अरेस्ट करे, तो बोले सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई है और इनके खिलाफ जो कंप्लेंट हुई है उसके हिसाब से इन्होंने इंसल्ट कॉज की है, इन्होंने अनाउंस कॉज की है, एंड दैट इज व्हाई हम इनको जेल में डाले। क्या बात कर रहे हो सर? सर ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, बात मैं क्या कर रहा हूं, मजेदार बात यह थी कि जब उनको अरेस्ट किया गया तो पूरा मीडिया वहां पहुंच गया, पूरे देश ने ये होते हुए देखा। तो पूरे देश में एक सवाल पैदा हुआ कि अगर ये अलाउड है तो पहुंच गया, पूरे देश ने ये होते हुए देखा। तो पूरे देश में एक सवाल पैदा हुआ कि अगर ये अलाउड है तो आपने, सिद्धार्थ सर आपने बोला था that these are the only grounds of restriction, yes or no? These are the only grounds of restriction, sovereignty, integrity, security, public order, defamation, किसी भी ग्राउंड पे नहीं फिट हो रहा, ऐसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो ऑटोमेटिकली उनका तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फेसबुक पोस्ट डाला है सर, वो तो किसी भी ग्राउंड पे नहीं फिट हो रहा, ऐसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो ऑटोमेटिकली उनका तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर ही उसने जो कुछ भी फेसबुक पोस्ट लिखा है। In other words, in other words, Section 66A of Information Technology Act of year 2000 is violating, abridging, and contravening my fundamental right under Article 19, Subclause 1, Subclause A. सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? एकदम समझ में आ गया सर। और सर अगर any order, any action, any legislation, any amendment which violates, abridges, contravenes anything in part 3 of the Constitution shall be declared as null and void and shall be struck down by the courts. This is given in Article 13 of the Constitution using the power of judicial review. Are you understanding this or not? Yes sir. Sir, judicial review कैसा होगा? किसी ने केस तो करना होगा ना। हाँ बेटा, सबको बुरा लगा कि ऐसा कैसे हो गया, एक को ज्यादा बुरा लगा एंड शी डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट। शी वाज अ लॉ स्टूडेंट कॉल्ड एज श्रेया सिंघल। श्रेया सिंघल दिल्ली में बैठी हुई थी और शी वाज अ लॉ स्टूडेंट। शी डिसाइडेड टू फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगेंस्ट दैट। सो ऐसे स्टूडेंट्स बनो, समझ में आ रहा है, जिनको सब्जेक्ट समझ में आता हो और जो उसको आगे कुछ करें। ओके, टाइम पास करने से अच्छा ऐसे बनो। बी द पावर ऑफ इंडिया, become the strength of India. Don't become the time pass of India. Are you understanding? Shreya Singhal decided to file a public interest litigation in the Supreme Court, and she called almost all senior lawyers of the Supreme Court, and coincidentally, I was a part of it. Thank you very much. So, the Shreya Singhal case, mein, Honorable Supreme Court took cognizance of the matter. The case became Shreya Singhal versus Union of India in 2015, and the Honorable Supreme Court said, yes, you are correct. Section 66A of Information Technology Act does violate, abridge, and contravene Article 19, Subclause 1, Subclause A. Hence, we strike it down. It is declared as null. ऐसे यूज होता है जुडिशल। समझ में आ रहा है या नहीं? तो ट्विटर फेसबुक केस के नाम से ये फेमस हो गया और इस केस को बोला जाता है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 2015। पल्ले पड़ रहा है या नहीं पल्ले? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो ऐसा पढ़ना होता है। देखो, मैंने तुम्हें 500 पेज की जजमेंट का एक्चुअली पूरा का पूरा सार
30 सेकंड्स में बता दिया, दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू, बट इससे क्लैरिटी आ गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? सो ये था वो पिटिशन। This batch of writ petitions, so exact screenshot है under Article 32 of the Constitution of India, raises very important and far-reaching questions relatable primarily to the fundamental rights of free speech and expression guaranteed by Article 19 subclause 1 subclause A of the Constitution of India. The immediate cause of concern in these petitions is Section 66A of Information Technology Act of year 2000. The section was brought in by 2009 with effect from 27. Since all arguments raised by civil counsel deal with unconstitutionality, we will deal with Section 66A. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं आया? Are you understand? So this is how you study hard and this is how you make yourself a champion. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत ही बढ़िया। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। अब क्या प्रॉब्लम है यार? हर चीज में प्रॉब्लम बोल देते हो यार, खत्म करो सर। ओके, प्रॉब्लम ये है कि मेरे को आजकल नया शौक आया। अच्छा, क्या शौक है सर? मतलब मेरे को एक नया शौक आया। मेरा एक फ्रेंड है, उसको न्यूमेरोलॉजी बहुत अच्छा लगने लग गई है। क्या बात कर रहे हो सर? ओए होए, न्यूमेरोलॉजी तुम्हें आती क्या? बहुत सॉलिड न्यूमेरोलॉजी है। अच्छा, मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है। अच्छा, उसने मेरे को बोला, तो उसका नाम है ना एकता। एकता, क्या नाम है सर? एकता। अच्छा, ओके, एकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, एकता। एकता, तो एकता एकता का सर इंग्लिश में लिखा करो। अच्छा, न्यूमेरोलॉजी बहुत अच्छा लगने लगी है। क्या बात कर रहे हो सर? ओए होए, न्यूमेरोलॉजी तुम्हें आती क्या? बहुत सॉलिड न्यूमेरोलॉजी है। अच्छा, मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है। अच्छा, उसने मेरे को बोला, तो उसका नाम है ना एकता। एकता, क्या नाम है सर? एकता। अच्छा, ओके, एकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, एकता। एकता, तो एकता एकता का सर इंग्लिश में लिखा करो। अच्छा, तो एक दिन एकता मेरे को मिलने आई। तो तुम तो जानते हो एकता को? हाँ हाँ सर, हम जानते हैं। ओके, सो एकता को मिलने आई, तो एकता मेरे पास आई, बोली कि सिद्धार्थ, आज से मैं एकता नहीं हूँ। मैंने कहा फिर तू क्या होगी? तो बोले आज से मैं एकता हूँ। मैंने कहा ये क्या है यार? बोले मेरे को न्यूमेरोलॉजी वाले ने बोला है, इतना सारा एकता लिखेगी ना तो तेरा लक फैक्टर अच्छा हो जाएगा। ओहो, मैंने कहा एकता फिटे मुंह, पागल हो गई है तू, कर क्या रही है? चले, ऐसे थोड़ा करते हैं। फिर मैंने उसको डांट दिया अच्छे से। मैंने कहा नहीं, ओके, तू एकता ही रहेगी, लेकिन यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ सर, एकता ही रहेगी। एकता नहीं रहेगी, आज से तेरा नाम है एकता। तो क्या फर्क पड़ता है सर? एकता तो एकता ही रही। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ सर, एकता ही रही। फिर मुझे और गुस्सा आया। मैंने कहा नहीं यार, ये तो अभी भी काफी हैवी हो रहा है। मैंने कहा चले, ऐसे मत लिख सर, एक्स से लिख। ओहो सर, अल्फाबेट्स कम हो गए, लेकिन ये आज भी एकता ही रही। आर यू अंडरस्टैंड? मुझे अभी भी गुस्सा चढ़ा हुआ था। मैंने ना ऐसे बोला, मैंने कहा हटा, इस वाले टी को भी हटा, यूजलेस। सर ये आप भी एकता ही है। पर मेरे को गुस्सा कुछ जरूरत से ज्यादा ही था। फिर मैंने ना इसको है ना ऐसे कर दिया। सर ये नहीं करना चाहिए था ना सर, ये गलती कर बैठी सर आपने। क्या हो गया सर? ये आपने गलती कर बैठी। यहां तक तो एक्सेप्टेड था, आपने एक ए हटाया। ये अभी भी एकता का वर्ड रिटेन इट्स मीनिंग। हाँ सर, एकता एकता ही रही। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां पर भी एकता का अल्फाबेट हटाने के बाद इट रिटेन्स इट्स मीनिंग। ये हटाने के बाद भी इट रिटेन्स इट्स मीनिंग। ये नहीं हटाया जा सकता सर। क्या नहीं हटाया जा सकता? ये नहीं हटाया जा सकता। ये हटाने के बाद इट विल लूज इट्स मीनिंग। बात समझ में आ रही है या नहीं? इसको लीगल लैंग्वेज में डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी बोलते हैं। सर आपको ना लॉ कॉलेज वाले निकाल देंगे। मेरे को लगता है लॉ कॉलेज वाले को सुन लिया ना ये वाली क्लास, तो आपको घर से निकाल देंगे। मतलब लॉ कॉलेज में ये पढ़ने में 1 महीना लग जाता है। जितने लॉयर्स हमारे बीच में है ना, उनको समझ में आ रहा होगा। मैंने 60 सेकंड में समझा दिया। if the court removes or declares null and void any part of the law and the rest of the law, जो भी बच गया, it retains its meaning, यानी कि वो अपने पांव पे खड़ा रहेगा उसके बावजूद कि आपने एक पार्ट ऑफ द लॉ हटा दिया।
तो जरूरी नहीं है कि पूरे लॉ को बाहर फेंका जाए. इट इज देन नॉट नेसेसरी कि द एंटायर लॉ इज रिमूव्ड. यू कैन ऑल्सो रिमूव अ पार्ट ऑफ द लॉ. बात समझ में आया या नहीं आया? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर पूरा लॉ निकालना नहीं चाहते हो और सिर्फ एक पार्ट ऑफ द लॉ निकालना चाहते हो, निकाल सकते हो, बट आपको गारंटेड होना चाहिए कि जो बच गया लॉ है, वट एवर इज द रिमाइंडर लॉ शैल रिटेन इट्स मीनिंग. अदरवाइज आपको पूरा लॉ उठाकर खिड़की के बाहर फेंकना पड़ेगा. मतलब सर, मतलब सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज अ पार्ट ऑफ द लॉ. हाँ सर, पूरा लॉ का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. मैं पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट नहीं रिमूव कर रहा, पूरा का पूरा उठा के खिड़की के बाहर से नहीं फेंक रहा. क्यों? क्योंकि सेक्शन 66A पार्ट ऑफ द लॉ निकालने के बाद भी बचा हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रिटेन इट्स मीनिंग. दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी. सेवर का मतलब होता है काटना. क्या होता है सर? काटना. चाकू लो, ओए होए मेरे पास एक चाकू पड़ा है. कौन सा वाला चाकू? ओए होए ये कैसा चाकू है? अरे तेज चाकू है, देखो. ओए होए रामपुरी चाकू. अगर पूरा लॉ मैं नहीं फेंकना चाहता, मैं बचा सकता हूं. अगर लॉ में से एक पार्ट निकाल दिया जाए और उसको सेवर कर दिया जाए और बाकी लॉ रिटेन्स इट्स मीनिंग, तो जरूरी नहीं है माय लॉर्ड कि पूरा का पूरा लॉ ही हटाएंगे, वो एक पार्ट ऑफ द लॉ हटाएंगे. जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी. बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सो अगर तुम्हें याद आ रहा है तो तुम अभी नोटिस करना. सो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, अभी तुम्हें आ रहा होमवर्क होगा, गूगल पे सर्च करो कि उसमें डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी यूज किया गया. तो आज गूगल पे तुम सर्च करो, तुम्हें होमवर्क आ जाएगा. ओके, सो 90 कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो डील कर रहा है उसमें डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी यूज किया गया है. उसको पढ़ो और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर आपने ना सारा खेल ही खराब कर दिया. इतना मुश्किल मुश्किल टॉपिक सर इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, ऐसे कैसे सर? थोड़ा तो मुश्किल लगाओ यार, ऐसे थोड़ा होता है. हम लॉ कॉलेज में एक एक महीना पढ़ रहे थे. सबको समझ में आ गया या नहीं समझ? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? एकदम समझ. Everyone has understood this or not? सबको समझ में आया? बहुत ही बढ़िया. मेरे को एक और आइडिया आया. तो पहले स्वागत नहीं करोगे? सो स्वागत करना. वेलकम टू माय फेवरेट अगेन. सो मैडम इंदिरा गांधी से रिलेटेड, ओके, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ. हाँ सर, सुनाओ सर. एवरीवन रेडी? यस सर. ओके. सो मैडम इंदिरा गांधी के साथ एक प्रॉब्लम आ गई थी. क्या हो गई थी? सो मैडम इंदिरा गांधी वाज अ वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर. ना स्टोरी समझने की कोशिश करो, ठीक है? ट्राई एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी, ओके, एंड गेट दिस पिक्चर वेरी वेरी क्लियर. सो मैडम इंदिरा गांधी के साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी. अब मैडम इंदिरा गांधी को मालूम था, बट वो बार बार ना कंट्रोवर्सी में आ जाती थी. तो जो प्रेस था ना, प्रेस, हाँ सर प्रेस, सर हमें मालूम है प्रेस में फ्रीडम ऑफ प्रेस है. हाँ, तो प्रेस में उन दिनों तो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर होता था. ओके, सो न्यूज़पेपर ना रोज उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा लिखते थे. हो वेरी बैड, नेवर माइंड. तो रोज मैडम ने न्यूज़पेपर खोलना, रोज उनके बारे में कोई ना कोई क्रिटिसिज्म. मैडम बहुत गुस्सा होगी. ओके, सो ये बात समझने से पहले कि इसके आगे क्या हुआ, मुझे तुम्हें थोड़ा बहुत ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री सब पढ़ाना पड़ेगा. सर हम चलते हैं सर, हम घर छोड़ के जा रहे हैं. ओके, आपसे हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी. कैसी बातें करो, मुझे हिस्ट्री नहीं आती. मुझे हिस्ट्री इतनी सॉलिड आती है ना, हिस्ट्री को भी इतनी हिस्ट्री नहीं आती. क्या बात करो, मुझे एग्जैक्टली मालूम है 1995 में आया था डीडीएलजे. तुझे देखो तो ये जान, उसके बाद मूवी हिस्ट्री बन गई थी. सर आगे देखो यार, हद हो गई. ऑलराइट, तो हिस्ट्री में बताने से पहले 2-3 इवेंट्स तुम्हें बताना पड़ेगा. तो मैं हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगा. सो 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ. हाँ सर हमको मालूम है सर, चाइना ने हम पे अटैक कर दिया था. 1965 में हमारा फिर से वॉर हो गया, इंडिया पाकिस्तान का. हाँ सर हमको मालूम है. फिर 1971 में हमने एक और वॉर हो गया इंडिया और पाकिस्तान का. हाँ सर हमको ये मालूम है, बांग्लादेश वॉर. सबको ये बात याद है? यस सर. सर 3 वॉर हो गए, 10 साल के बीचों बीच. ओके, और वॉर्स ना बेटा बड़े महंगे होते हैं. ओके, जान माल का बड़ा नुकसान होता है, देश की इकोनॉमी का बड़ा नुकसान होता है. रशिया का हाल देखा क्या है? ओके, तो वॉर लड़ो या ना लड़ो, भगवान करे युद्ध हो ही ना, लेकिन फिर भी लोग लड़ते हैं. सो 3 वॉर्स हो गए. इंडिया पहले ही बड़ी पुअर कंट्री थी, तो जब इंडिया पुअर कंट्री थी तो इंडिया और पुअर होगी. जब इंडिया पुअर हो जाती है तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो जाते हैं.
हाँ देखा, मेरे को इकोनॉमी भी आती है, मैंने हिस्ट्री भी पढ़ाई और मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लिया। हुई हुई कितना सब्जेक्ट, अच्छा सबको समझ में आया। अब मैं तुम्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा। ओके, ऑलराइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो न्यूज प्रिंट होता है, न्यूज़पेपर मालूम है, न्यूज़पेपर। अब मैं तुम्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा। ओके, ऑलराइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो न्यूज प्रिंट होता है, न्यूज़पेपर मालूम है, न्यूज़पेपर। हाँ सर, जो न्यूज़पेपर का कागज है ना, उसको हाथ लगा के देखना। सर हमारे ज्योतिषी ने बोला है न्यूज़पेपर मत पढ़ा करो, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं। हमारे घर में पड़ा रहता है, उसमें आता है रोज सुबह न्यूज़पेपर, फिर उसमें हम थोड़े टाइम बाद देखते हैं उसमें पकौड़े रखे होते हैं, सैंडविचेस बांधे होते हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं है सर। ये हम पर इल्जाम आज तक कोई नहीं लगा पाया कि हमने न्यूज़पेपर पढ़ा है। अच्छा नहीं नहीं बेटा, पढ़ लिया करो। तो न्यूज़पेपर को जब तुम पढ़ोगे ना बेटा, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो एक अलग ही तरह का कागज होता है। अच्छा, वो एक अलग ही पेपर होता है, उसको न्यूज प्रिंट बोलते हैं। अच्छा, सबको समझ में आया? चलो सर आज हाथ लगा के देख लेंगे, कभी कभी हाथ लगा के देख लिया करो न्यूज़पेपर। अच्छा चलो ठीक है सर, वैसे तो अपने पास फुर्सत है नहीं, लेकिन आप बोलते तो हाथ लगा के हाथ देख लेंगे। तो वो न्यूज प्रिंट होता है। ओके, आई यू अंडरस्टैंड, वेरी गुड। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो न्यूज प्रिंट है ना, इसको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। और 1970s में जब मैडम इंदिरा गांधी का जमाना चल रहा था, ओके, तो न्यूज प्रिंट इंडिया को मैन्युफैक्चर करना नहीं आता था। आता भी था तो बहुत कम आता था। हम ज्यादातर उसको इंपोर्ट करते थे। ओके, कहां से करते थे सर? कनाडा से करते थे। कनेडे तो कनेडा या ज्यादा इंटरेस्ट। ओके, कनाडा से, यूएसए से इंपोर्ट किया जाता था। ओके, तो ये दो बातें हो गई। हाँ सर, तीसरी बात ये कि अगर तुम्हें इंपोर्ट कुछ करना होता है तो तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। ये आपने सर बहुत ही इमोशनल बात बताई। अच्छा, जब हमें कुछ इंपोर्ट करना होता है तो फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। यहां तक सबको समझ में आ गया? ये सुनो। ओके, अब स्टोरी वापस। तो मैडम इंदिरा गांधी ने रोज न्यूज़पेपर में देखा, रोज न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो मैडम इंदिरा गांधी ने अपने सलाहकारों को बुलाया, बोले ये ना, ये जो प्रेस है ना, ये मेरे को बड़ी तंग कर रही है, ऐसा करो इस प्रेस को ना बंद कर दो। व्हाट? प्रेस को कैसे बंद कर सकते हैं? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट को अगर आप वायोलेट करोगे, अब्रिज करोगे, कॉन्ट्राविन करोगे तो सुप्रीम कोर्ट लोग जाएंगे, फिर आपको ऑर्डर नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ये सिद्धार्थ सर ने अभी अभी पढ़ा है आर्टिकल 13 में, इसको जुडिशियल रिव्यू पावर्स बोलते हैं। तो मैडम बोली यार ये बड़ी अजीब है, ना इनके साथ रहा जाता है, ना इनको सहा जाता है, ना इनको बंद किया जा सकता है, तो क्या करें? फिर मैडम तो मैडम थी ना, तो मैडम ने एक आइडिया निकाला। मैडम ने बोला रुको, ऐसे थोड़ा होगा। उन्होंने निकाला न्यूज प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी ऑफ 1973। कौन से निकाले सर? न्यूज प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी ऑफ 1973। ये क्या है सर? इससे क्या होगा? बेटा ऐसे होते हैं जीनियसेस। ओके, जिनको काम करना होता है वो ऐसे करते हैं उल्टा सीधा। कैसे सर? तो न्यूज प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी 1973 में मैडम ने बोला देखो मेरे प्यारे भारतवासियों, 1962, 65 और 71 में हमने तीन तीन वॉर सहे। हाँ सर, इंडिया ने बहुत मुश्किल से इस समय को काटा है, बट इंडिया का पैसा हो गया खत्म। फॉरेन एक्सचेंज है हमारे पास बहुत कम। फॉरेन एक्सचेंज हमें बहुत सारे और महंगी महंगी चीजें, तेल को मंगवाना है, दवाइयां मंगवानी है, ये सब कुछ काम आएगा। फॉरेन एक्सचेंज है नहीं हमारे पास, तो हम कनाडा और यूएसए से न्यूज प्रिंट मंगवाना बंद कर रहे हैं। अच्छा, जब कनाडा और यूएसए को पास फॉरेन एक्सचेंज जाएगा नहीं, न्यूज प्रिंट आएगा नहीं, न्यूज प्रिंट आएगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली न्यूज़पेपर आएगा नहीं। उड़ी बाबू, समझ ल कि नहीं समझ ल? सर ये सही सबसे कितने भोलापन है, मैंने तो टच भी नहीं किया। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो ओह सर कितना ब्रिलियंट आइडिया है सर, वाह वाह वाह, एकदम सही आइडिया सर, ये बहुत अच्छा आइडिया। ओके, हमने कुछ बोला ही नहीं और तुम्हारा कुछ रहा नहीं, तो हमारा कुछ गया नहीं, तुम्हारा कुछ रहा नहीं। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर आह, ये तो सर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था। सो हमारे पास पैसा नहीं था सर। सो द पॉइंट है, क्या बोले, बात तो सही है। ओके सर, तो मैडम इंदिरा गांधी बहुत स्माइल करे, बोले देखा सिद्धार्थ ऐसे पढ़ते हैं। मैंने कहा हाँ जी ऐसे पढ़ते। मैंने कहा मैडम एक प्रॉब्लम है। क्या? कि लोग ना जाएंगे जरूर कोर्ट, देख लेना। और गए कोर्ट, द कोर्ट गए। बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1972 का केस। ओके, जो बाद में 75 में आया था। सो दिस वाज न्यूज प्रिंट पॉलिसी ऑफ 1972-73। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? तो ये न्यूज प्रिंट पॉलिसी ऑफ 1972-73 को चैलेंज कर दिया गया इन द केस ऑफ बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। जैसे बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस क्या था? बेनेट कोलमैन वही कंपनी है जो, अगर तुम ध्यान से कभी कभी तुम न्यूज़पेपर खोल के देखा होगा, तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो पब्लिश करती है, जरा ध्यान से देखना। सर इतने ध्यान से हम कुछ भी नहीं देखते। अच्छा, सो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो कंपनी है बेनेट कोलमैन, उसने इसको चैलेंज कर दिया। उसने बोला माय लॉर्ड, ये जो न्यूज प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी है ना माय लॉर्ड, ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को वायोलेट, अब्रिज और कॉन्ट्रावीन करिए। और आर्टिकल 13 के अनुसार एनी ऑर्डर, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट व्हिच वायोलेट्स, अब्रिजेस, कॉन्ट्रावीन्स एनीथिंग हैज टू बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। सो माय लॉर्ड, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। ओके, घुमा फिरा के करवा तो वही रहे, वायोलेशन, अब्रिजमेंट, कॉन्ट्रावेंशन।
सो स्टेट को बुलाया गया, बात दूसरी साइड से, तो यूनियन ऑफ इंडिया को बोला तुम क्या कर रहे हो? बोले माय लॉर्ड ये लोग अजीब लोग हैं क्या। अब ध्यान से सुनना, दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बोला कि माय लॉर्ड ये लोग बड़े अजीब है, ये तो कंपनी है। ओके, कंपनी जो होती है ये कंपनी होती है, जो सिटीजन को दिया हुआ राइट है वो कंपनी कैसे मांग सकती है? कंपनी को थोड़ा फंडामेंटल राइट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास दो बातें थी, क्या न्यूज प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी इज वायोलेटिंग, अब्रिजिंग, कॉन्ट्रावीनिंग एनीथिंग इन द फंडामेंटल राइट, और दूसरा कि क्या कंपनी को फंडामेंटल राइट है। तो पहले मार्क्स को मिल देते हैं। तो माय लॉर्ड्स ने बोला सबसे पहले कि सिटीजन्स को जैसे फंडामेंटल राइट है ना, वैसे ही कंपनी को भी फंडामेंटल राइट है। कंपनी भी इन द आईज ऑफ लॉ एक ज्यूरिस्टिक एंटिटी होता है, एक लीगल एंटिटी होता है। तो जैसे तुमको है ना, एक इंडिविजुअल को है, वैसे कंपनी भी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है। ज्यूरिस्टिक पर्सन बोले तो इट इज एन इंडिविजुअल इन द आईज ऑफ लॉ, तो उसको भी फंडामेंटल राइट अवेलेबल है। जैसे फिजूल की कमेंट बाजी मत क्या करो यूनियन ऑफ इंडिया। और दूसरी बात ये कि वी आर ऑल्सो 100% कन्विंस कि तुम्हारी न्यूज प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी इज वायोलेटिंग, अब्रिजिंग एंड कॉन्ट्रावीनिंग आर्टिकल 19(1)(a), hence we are declaring it as null and void। और रुको, एक जाते जाते बहुत ही खूबसूरत सी लाइन हमसे सुनते जाओ। तो क्या लाइन सुननी है सर? लाइन ये सुननी है कि डियर यूनियन ऑफ इंडिया, डियर यूनियन ऑफ इंडिया, डियर यूनियन ऑफ इंडिया, you cannot do, you cannot do indirectly what you are not allowed to do directly। Oh, are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? Are you understanding this or not? You are no, you cannot do indirectly what you cannot or not allowed to do directly। आज तो घुमा फिरा के भी तुम वो नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड सोनी, बहुत बढ़िया बच्चा। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? You cannot do indirectly what you are not allowed to do directly। पल्ले पड़ा या नहीं समझ में आया सर? तो ये बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस becomes a landmark case with relationship to freedom of press। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा, ये सब 500 पेजेस की जजमेंट्स है। मैं तुम्हें 5-5 मिनट में तुम्हें इसका सार बता रहा हूँ, तो तुम्हारी लग गई है लॉटरी। की कहते हैं लॉटरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आया या नहीं? तो तुमने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम मुझसे पढ़ रहे हो, तो इसका फायदा उठाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? किताबों से पढ़े सर, हम तो किताबों से पढ़ते थे, हम सेल्फ स्टडी करेंगे, फेल हो जाओगे बेटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेल्फ स्टडी से क्या होता है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? बहुत ही बढ़िया सर। तो मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ा दिया, ओके, और यू कैन अंडरस्टैंड दिस और नॉट। तो 2-3 और भी न्यूज़पेपर समझ लेना, ऐसे 2 और जजमेंट्स याद रख लेना। एक है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और एक है सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये दोनों के दोनों फ्रीडम ऑफ प्रेस से डील कर रहे हैं। तो हो सकता है तुम्हें कभी पूछ लिया जाए, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट petitioners in those cases like shareholders, editors, deputy editors, readers were all Indian citizens। Now the question arises is whether in case one of the shareholders is not an Indian, is corresponding foreign press, is restriction of common ownership from starting a newspaper, periodical or news which is violative of article 19 subclause 1 subclause A। So याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन मेरे को बीच में अभी कुछ पूछ रहे थे, सर कंपनी को फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होता है कि नहीं होता? तो मैंने कहा बेटा जा फंडामेंटल राइट्स का बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स या सकल पेपर्स वाला केस पढ़ ले, कुछ समझ में आ जाएगा कि इनको भी फंडामेंटल राइट होता है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया या नहीं समझ? बहुत बढ़िया। Bringing us to a very hotly debated topic called as sedition। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हो या चलेगा तुम लोग? हाँ सर हम चले गए, ओके बाय। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे सेडिशन। अब सेडिशन पढ़ने में तुमको बहुत सब कुछ कॉम्बिनेशन होगा, तो मैं फिर से सब कुछ पढ़ूंगा। नहीं सर, सहा नहीं जा रहा। ओके, क्या पढ़ाओगे सर? तो मैं सब कुछ फिर से पढ़ाऊंगा। मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। क्या सी हिस्ट्री होती है? ये होती है सर, कुछ तरह होती है, एंशिएंट नहीं होती, मिडिल होती है। मिडिल भी नहीं होती, छोड़ो सर, आप नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ाओ। ओके, तो मैं पहले सेडिशन पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें पहले मैं सारे के सारे कैरेक्टर्स बता देता हूँ।
तो इसमें जो पहला कैरेक्टर है वो है इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। क्या बोलते हैं सर इसको? इंडियन पीनल कोड। ओके, ये हर दिन न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ तुम्हें आईपीसी से रिलेटेड आएगा, किसी ना किसी को जेल में डाला जाता है। सर आपको हमने पता है ना सर, हम न्यूज़पेपर को देखते ही नहीं, हमें अच्छा ही नहीं लगता, हमको मनोहर कहानियां अच्छी लगती है, फिल्म फेयर अच्छी लगती है, हमसे पूछो अगली पिक्चर कौन सी आ रही है, फिर हम बताएंगे। अच्छा, इंडियन पीनल कोड 1860 ओके इज द वन, जो भारतीय दंड संहिता है, जो लॉ ऑफ क्राइम्स है। तुमने किसी को मारा तो वो फाइन होगा कि सजा होगी कि नहीं होगी, वो मर्डर है या नहीं है, ये सब कुछ आईपीसी में लिखा हुआ है। ठीक है सर, इसके अंदर जो कैरेक्टर मेरे को पता करना है वो है सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड। अच्छा, विच डील्स विद व्हाट इज कॉल्ड एज सेडिशन। यस सर, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर ये आपने ए क्यों लिखा? ए इसलिए लिखा है, ए इसलिए लिखा है बिकॉज जब भी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लिखा होता है, इसका मतलब है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में या ओरिजिनल लॉ में नहीं था, वो एक अमेंडमेंट के तौर पे आया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। हाँ बेटा लिखो, स्मॉल ए लिखना है, स्मॉल ए लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा 100 रुपए का नुकसान हो तो स्मॉल ए लिख दो। अच्छा, फिर जैसे तुमने स्मॉल ए लिखा, तुम्हारा 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा, पापा से 100 रुपए लेना, अगले साल का फॉर्म भर देना। हद हो गई है सर। अच्छा, सबको समझ में आया कि नहीं? तो कृपया करके इसको कैपिटल ए लिखो। ओके, सो 124A इंडियन पीनल कोड है। अच्छा, दूसरा कैरेक्टर कौन है? दूसरा कैरेक्टर है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जिसमें मैंने तुम्हें बता दिया था, व्यूज, ओपिनियन, बिलीव्स बाय वर्ड्स, राइटिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग, लिथोग्राफी एंड एनी अदर मींस। और मैंने लिखा हुआ है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, जिसमें दिया हुआ है रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन आर sovereignty, integrity of India, security of the state, foreign relations of India with foreign states or foreign relations, defamation, contempt of court, decency and morality, public order, public peace, incitement of offense, etc. जो मैंने exactly बताया आर्टिकल 19 सब क्लॉज। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है या नहीं क्लियर? सर इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं और इन 3 कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करो। तो पहले मैं तुम्हें सेडिशन समझाता हूँ, ओके, विद टर्म्स ऑफ लॉ। यस सर, तो पहले हम लॉ पढ़ते हैं। ओके, सो पहले हम लॉ पढ़ते हैं। तो ये रहा लॉ। तो ये है सेक्शन 124A इंडियन पीनल कोड। पता हो या मैं तुम्हें क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, या तुम्हारा नसीब अच्छा है। सच में मुझे मेरे जैसा टीचर मिल चुका था ना, तब तो मैं यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल होता। सो सेडिशन में लिखा है 124A में, whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation brings or attempts to bring into, number 1, hatred or contempt or disaffection towards the government established by law, hatred or contempt, signs or by visible representation। ए में मुझे मेरे जैसा टीचर मिल चुका था ना, तब तो मैं यूनाइटेड। तो ये है सेक्शन 124A इंडियन पीनल कोड। पता हो या मैं तुम्हें क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, या तुम्हारा नसीब अच्छा है। Whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation brings or attempts to bring into, number 1, spoken or written or by signs or by visible representation towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added। ठीक है सर, इसको मत बढ़िया। इसको कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है? ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले समझो, इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है सेक्शन 124A इंडियन पीनल कोड में लिखा है, चाहे वर्ड से, चाहे एक्शन से, चाहे रिप्रेजेंटेशन से, मतलब चाहे तुम लिखो, चाहे स्लोगन दो, चाहे आर्टिकल्स लिखो, अगर तुमने हेट्रेड, डिसअफेक्शन और कंटेम्प्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तुमने किया या करने की कोशिश की, या तो किया या अटेम्प्ट किया, तो बेटा तुमने क्राइम कर दिया है सेडिशन का। हम तुमको भेजेंगे जेल में, और हो सकता है तुम्हें उम्र कैद भी हो जाए। बल्ले बल्ले सर, तुमने क्राइम कर दिया है सेडिशन का, हम तुम किया। सो XYZ मेरा एक दोस्त है, उसने अगर अपने आर्टिकल में कुछ किया और उससे हेट्रेड, डिसअफेक्शन और कंटेम्प्ट हुआ, तो उसके ऊपर ये इल्जाम लग सकता है। अब बात यहाँ पर ये सोचने की बात है कि यहाँ पर ऐसा क्या लिखा हुआ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। मतलब सर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि तुम नहीं बोल सकते एनीथिंग विच इज अगेंस्ट सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी
ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया। बाकी तुम बोल सकते हो अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 8। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तुम नहीं बोल सकते एनीथिंग विच विल डैमेज द सॉवरेनिटी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। यही तो बात है सर। इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या कोई फर्क है या नहीं है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर, सरकार ऑफ इंडिया एंड इंडिया, भारत हमको जहां से प्यारा है। सर, इस गाने में भारत हमको जहां से प्यारा है, भारत सरकार हमको जहां से, ये नहीं है सर गाना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ सर, ये बात तो है। सो पहला डाउट जो मेरे मन में एक आया कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये वो वर्ड नहीं है जो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है? हाँ बेटा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा तोल मटोल के देखना पड़ेगा। कैसा सर क्या से देखोगे? तो पहले मैं तुमको दिखाऊंगा कि ये पूरा का पूरा सेडिशन का चक्कर आया कहां से। हाँ सर, तो सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। अब तुम्हें सब में बेटा ऐसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। इंडियन पीनल कोड 1860 में बना और सेडिशन का लॉ तो उसके बाद ही बना, 1870s में जाकर ये बना था। बट इंडियन पीनल कोड भी 1860 में ही बना था, यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, कॉलोनियल टाइम्स में। बिल्कुल सही बात है। और जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1860 1857 के बाद आया। वाह सर, मतलब ये वाली लाइन ना सर सही नहीं जा रही सर। इतना ज्ञान कहां से सर, कहां रखे सर? मतलब 1860 1857 के बाद आया सर। कसम से सर, बड़े बड़े ज्ञानवर्धक बातें सुनाई, ये नहीं सुना था बेटा तुम ऐसे बातें करो। 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। हाँ सर, हम तो उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, जो ब्रिटिशर्स है वो इसको म्यूटिनी बोलते हैं, बगावत बोलते हैं। हाँ, और ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि 1860 में और आईपीसी में ज्यादातर जो चीजें लिखी गई है वो म्यूटिनियस यानी कि बागियों के खिलाफ लिखी गई थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ब्रिटिशर्स तुम्हें डराकर ये करवाना चाहते थे कि आज के बाद ना कोई म्यूटिनी नहीं होगी, कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860 में बहुत सारी ऐसी चीजें डाली थी जो कि अननेसेसरली बहुत हार्श थी। ओके, बट प्लान ये था कि क्रिमिनल लॉ को यूज करके वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसी चीजें दोबारा ना होने दे। सर ये लोग भूल गए थे हम इंडियंस हैं। ओके, हमने अलेक्जेंडर को थप्पड़ मार के बाहर भेजा हुआ है। ओके, इनसे डर जाएंगे हम लोग, वही वाली बात है। सो इनको मालूम नहीं था फिटे मुंह। यू अंडरस्टैंड? हमसे डर के सिकंदर भागते हुए वापस चला गया था। ये अंग्रेज क्या करेंगे? बट ठीक है यार, कोशिश करना है ना, करने दो उनको, नेवर माइंड, सबको समझ में आ गया। उनमें से एक लॉ था सेडिशन, जो मैंने अभी अभी तुम्हें पता है। अब अगर मैं इस सेडिशन को कॉलोनियल एस्पेक्ट से देखूं, इंग्लैंड की नजरों से देखूं, तो वो क्या है कि हुएवर बाय वर्ड्स, एक्शंस, representation brings into hatred, contempt, disaffection, the government by law shall be held guilty of sedition। जो इसमें इनविजिबल वर्ड है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं वो ये है, द फॉरेन गवर्नमेंट बाय लॉ। हाँ सर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये उन्होंने लिखा नहीं था, लेकिन एक्चुअली ये फॉरेन गवर्नमेंट को बचाने के लिए बनाया गया था। ये लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए सेडिशन का लॉ लगाया और बोला कि कोई भी हमारे खिलाफ ना हेट्रेड करेगा, ना कंटेम्प्ट करेगा, ना डिसअफेक्शन करेगा, ताकि हम बिंदास यहां पर राज करते रहे। लेकिन फिर आए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और तिलक ने क्या बोला? स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा। महात्मा गांधी रोज न्यूज़पेपर में ओके ऐसी ऐसी बातें लिखते थे कि दिल दहल जाए। ब्रिटिशर्स ने दोनों को बुलाया और बोला, मिस्टर बाल गंगाधर तिलक, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, वी होल्ड यू गिल्टी ऑफ सेडिशन। हमें लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो सेडिशन है। तो दोनों ने बोला, लगता है का क्या मतलब है, हम लोग कर रहे हैं, हाथ धोगे। ऐसा होता लगता क्या, दिमाग नहीं है तुम लोग, लो IQ क्या? ऑब्वियसली हम लोग कर रहे हैं, हद कर रहे हो तुम लोग। हम लोग तो जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन, बिकॉज तुम एक फॉरेन गवर्नमेंट हो और मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंडिया छोड़ के निकल जाओ, तो हम तो कर रहे हैं। ओके, तो तुम अननेसेसरली मत टेंशन लो,
कि हमारे ऊपर इतना टेंशन मत मेहनत करो। When were Tilak and Gandhi tried under the sedition law? So ब्रिटिशर्स ने दोनों पर ये सेडिशन लॉ लगाया बिकॉज हमारे पास कोई और तरीका ही नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहां से निकालने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो तिलक ने बोला, महात्मा गांधी ने बोला, हम तो निकाल के छोड़ेंगे, हम तो तुम्हारे खिलाफ इतना हेटरेट करेंगे, इतना डिसअफेक्शन करेंगे, इतना कंटेम्प्ट करेंगे कि तुम्हें हम यहां से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। एंड दैट इज व्हाई ये एक रेलेवेंट लॉ था ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स। रेलेवेंट क्योंकि कॉलोनियल टाइम्स में इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता था, लेकिन आज के जमाने में तुम्हें सेडिशन लॉ की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि अगर तुम्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं अच्छी लगती, नहीं सर हमको नहीं अच्छी लगती, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें हेट्रेड की जरूरत नहीं, तुम्हें कंटेंट की जरूरत नहीं, तुम्हें डिसअफेक्शन की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई क्राइम करने की जरूरत नहीं। अगले इलेक्शन में उनके फेवर में वोटिंग मत करना, अपने आप चोले काछे हो जाएंगे वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री सेडिशन इज एन इररिलेवेंट लॉ। ब्रिटिशर्स के जमाने में वो डेमोक्रेटिकली निकाले नहीं जा सकते थे, इसीलिए सेडिशन इज और वाज अ रेलेवेंट लॉ। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सो जब मैं पहले ये मैं पढ़ाता था और तो मैं हमेशा ये बात बोलता था, मुझे सब लोग पूछते थे, जब मैं यहाँ तक पढ़ा देता था ना तो मेरे को सब लोग बोलते थे कि सर जब मालूम है कि सेडिशन एक इररिलेवेंट लॉ है और जब ये भी मालूम है कि ये जो सेडिशन के वर्ड्स है ये एक्चुअली आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में नहीं आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, तुम देखे हो यहाँ पर लिखा है रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, बट ये रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन में इंडिया लिखा हुआ है। यस सर, इंडिया लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ। अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट तो क्रिटिसाइज करना डेमोक्रेसी का हक है, बिल्कुल। अगर डेमोक्रेसी में तुम क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, तो फिर डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में फर्क क्या है? सो सेडिशन जब इररिलेवेंट लॉ है, सेडिशन जब एक्चुअली 100% आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में नहीं आ रहा, तो मुझे सब लोग पूछते थे कि सर फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड क्यों नहीं डिक्लेयर किया? तो मैं हमेशा ये बात बोलता था कि इट इज द अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मेरी लाइन फेमस हो गई थी जहां मैं बोलता था कि सर आप ना ऐसे बोल रहे, मैं बोलता था कि एक दिन आएगा, और वो दिन आ गया। क्या बात करें सर? सो वो दिन आ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पूछी, सेडिशन लॉ इज कॉलोनियल, इज इट स्टिल नीडेड? Concerned over misuse. Supreme Court. The Apex Court said it will examine the validity of the sedition law and sought the center's response over it. उसी तरह से जस्टिस मदन लोकुर ने बोला, you have to make the distinction between free speech and sedition. और ये दोनों ही केस में हमको ये बात पता होना बड़ा जरूरी है कि कब सेडिशन शुरू होता है और कब फ्री स्पीच खत्म होती है। Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? सो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि आप अपनी बात ये बात बोलो, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का कॉग्निजेंस लिया। सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडरिंग पिटीशन चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ द लॉ ऑफ सेडिशन व्हिच हैज बीन अंडर इंटेंस पब्लिक स्क्रूटिनी फॉर इट्स alleged misuse to settle political scores. The Supreme Court had asked the center why it was not repealing the colonial era law that was used by the British to silence Mahatma Gandhi. This was the law used by the Britishers to silence Mahatma Gandhi. Do you think this law is still necessary? This is the words of Chief Justice of India, Justice N.V. Ramanna. The court had emphasized that the main concern is the misuse of the sedition law and accountability. There is a serious threat of misuse. Line समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? तो तुम्हारा मेंस का भी आंसर हो गया इसी के साथ साथ। Everyone has understood this or not? So section 124A में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही फटाक से रिस्पॉन्स किया, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ने मोदी जी के इंस्ट्रक्शन पर बोला, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिपीलिंग इट। ओके, तो ये बहुत ही बड़ी बात थी। तो मोदी जी ने एक्चुअली, मोदी गवर्नमेंट को आप लोगों ने सबने शुक्रिया करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे आउटडेटेड लॉज को मोदी गवर्नमेंट ने 2014 ऑनवर्ड्स रिपील किए। ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस था एंड होपफुली ये भी चले जाएगा। ओके, so the center said in the spirit of Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of independence, and the vision of Prime Minister Narendra Modi, the government of India has decided to re-examine and reconsider the provision of section 124A sedition law, asserting that Prime Minister Modi was cognizant of various views on sedition and in favor of defending civil liberties. A competent forum will be formed to make sure that this colonial baggage
is gone. तो आई होप मैंने तुम्हें जैसे बताया about 1500 outdated laws and 25,000 compliance burdens को 2014 से गायब कर दिया गया है by मोदी गवर्नमेंट। वो outdated laws थे, useless laws थे, and उम्मीद है कि we are going to remove them also. Are you understanding this part? तो वो अभी बड़ा दिन आया नहीं है, लेकिन it is very 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 important that you have to understand this part. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? So उन्होंने बोला the center was in the process of reconsidering the sedition law and the point here is कि प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ और है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि जब तक ये रिकंसिडर हो रहा है कि ये सेडिशन लॉ रहेगा या नहीं रहेगा, तब तक हम ये बात भूल गए कि बहुत सारे लोगों के ऊपर केस चल भी रहा है। यस, किसी किसी के खिलाफ एफआईआर हुआ है। तो हमने क्या किया है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस को कोमा में डाल दिया। कोमा क्या होता है सर? कोमा कैसे होता है? हमने बोला ना ये जिएंगे ना ये मरेंगे, मतलब ये केस रहेगा लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझना? सो ये केसेस रहेंगे, सो देयर आर क्लैरिफिकेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड। सो कैन सेडिशन अक्यूज्ड गेट प्रोटेक्शन? सो द पॉइंट हियर इज कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मीनवाइल दोस बुक will be in jail for we cannot ask each and every individual to come to the court. तो एक ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया गया है कि जो भी केस जहां पर भी है उसको रोक दिया जाए और उनको प्रोटेक्ट कर लिया जाए। तो इट इज द एंटायर सिचुएशन ऑन दिस पार्ट। लेकिन प्रॉब्लम फिर कुछ और है। सर कितनी प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी प्रॉब्लम होती है। तो समझो, पहली प्रॉब्लम, क्या सेडिशन हटेगा? मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट ने बोला है टाइम दो, हम इसे रिकंसिडर करेंगे। अच्छा, देखो मेरा फ्लो चार्ट देखो, एल्गोरिथम, मेरे को कंप्यूटर साइंस भी आता है सर, रहने दो सर। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जितने टाइम में टाइम चल रहा है, वो जिन लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं उनका क्या होगा? सर उनका हमने कर दिया ना यार, आप बताते नहीं। अभी मैंने बोल दिया है कि वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो स्टैंड स्टिल हो जाएगा, डोरमेंट हो जाएगा वो केस। ओके ठीक है सर। तो सर ये रिकंसिडरेशन की कौन करेगा? सर रिकंसिडरेशन गवर्नमेंट ने बोला है ना सर, कैसी बातें कर रहे हो? गवर्नमेंट ने बोला है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है। अच्छा, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? सर हर चीज थोड़ा होता है, ऐसा फिक्स थोड़ा होता है, ये थोड़ा होता है कितना टाइम लगेगा। ओके, हो सकता है थोड़ा टाइम जल्दी से जल्दी करेंगे। अच्छा, देयर इज नो फिक्स टाइम। अच्छा, ये किसने बोला है? सर गवर्नमेंट ने बोला है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला। पीछे पड़ गए हो। गवर्नमेंट कौन होती है ये बोलने वाली? मतलब सेडिशन एक लॉ है, ऑर्डर नहीं है। और सेडिशन लॉ पार्लियामेंट अमेंड करेगा या पार्लियामेंट रिपील करेगा। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अरे बाप रे, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? वादा किया गवर्नमेंट ने, काम करना है पार्लियामेंट। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो द पॉइंट इज द गवर्नमेंट कैन नॉट स्पीक ऑन पार्लियामेंट्स बिहाफ। सो लॉयर्स ने रिमाइंड करवाया सुप्रीम कोर्ट में कि सेक्शन 124A को लेजिस्लेशन से ट्रीट करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? वैलिडिटी ऑफ अ लेजिस्लेशन, व्हाट क्या सर? Validity of a legislation is not to be judged merely by affidavits filed on behalf of the state, but by all the relevant circumstances. It has to be done by what the legislature has to do. Are you understanding this or not? सबसे important बात, that it will be done by so also Justice Suryakant, the Honorable Judge in the Supreme Court, said the government cannot give guarantees on behalf of the parliament. तो इसके बाद क्या होगा देखेंगे हम लोग। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट। सो सर इसीलिए हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, हमें मालूम है आप तो पढ़ ही रहे हो। अच्छा ऐसी बात है, हाँ, इसीलिए हमने न्यूज़पेपर पढ़ना ही छोड़ दिया। जब सारे आप ही न्यूज़पेपर पढ़ा रहे हो तो हम क्यों पढ़ेंगे? अच्छा ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मैंने सब कुछ पढ़ा था, ओके, और एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन दिस पार्ट। सबको समझ में आ रहा है क्या नहीं? सो देयर आर मेनी थिंग्स। सो पैनल वांटेड चेंजेस टू सेडिशन लॉ। यस, ये बहुत पुरानी बातें हो रही है। Until you reconsider sedition law, what of the pending and future cases Supreme Court has sent up? तो तुम नोटिस करो कितने ध्यान से पॉलिटी को समझना पड़ता है, कितने ध्यान से समझना पड़ता है कि इंट्रिकेसीज,
ओके, और एक एक वर्ड एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट प्रॉमिस कर देता है, डज नॉट मीन पार्लियामेंट ने प्रॉमिस किया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देयर आर मल्टीपल व्यूज, और यही इंपॉर्टेंट बात है विच इज कमिंग अगेन एंड अगेन। तो ये पूरी के पूरी आर्ग्यूमेंट ऑफ सेडिशन लॉ, ओके, व्यूज एंड ओपिनियंस। फिर ऑब्वियसली इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट? तो हमने इस बात को नोटिस किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये माना, बिकॉज आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में उसकी रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। सो मैंने खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, क्या बात करो, तो मैं तुमको लंच पे बुलाऊंगा, क्या बात करो सर, अरे मैं खाना बना, तुम्हें आता है, मेरे को आता है राजमा चावल बनाना, तुम्हें आता है राजमा चावल खाना। सो एक दिन मैंने अपने घर में सब दोस्तों को बुलाया, मैंने कहा भैया मैं ना तुम्हारे लिए राजमा चावल बनाऊंगा। अच्छा, सो राजमा चावल बनाने के लिए ना ऐसा ऐसा कुकर लेने का, फिर उसमें ऐसा पानी वानी डालने का, फिर उसमें राजमा डालने का, और फिर उसका ढक्कन बंद कर देने का, ओके, और वो ढक्कन ऐसा बंद करके फिर ऐसा गैस भी चलाने का। तुमको गैस भी नहीं मालूम था, देखा मेरे को मालूम था, अच्छा गैस चलाने का, गैस चल रहा है। तो मैं ऐसे गैस जला के आया, थोड़ी देर में ना मेरे को ऐसा लगा हे भगवान पता नहीं क्या हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें से सीटी की आवाज आने लगी जोर करके। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा ये कैसा कुकर लेकर आए हो, सारा प्रेशर तो इसमें से निकल ही गया। तो मेरी वाइफ ने मेरा मुंह देखा, बोला सिद्धार्थ हद करते हो यार, ये सारा प्रेशर नहीं निकाल रहा, ये एक्सेस प्रेशर निकाल रहा है। अगर ये एक्सेस प्रेशर नहीं निकालेगा ना तो ये कुकर ब्लास्ट कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। मैंने कहा अच्छा, मेरे को लगा कुकर ही खराब है, मैं इसको अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का नोटिस भेजता था। तो बोले नहीं, वैसे ही लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। डेमोक्रेसी में कुकर की तरह बिहेवियर होता है। 90% ऑफ द टाइम्स सिटीजन कुछ भी नहीं बोलते, ओके, लेकिन छोटी छोटी बातें उनको बोलना अलाउ करना चाहिए, ताकि ये एक्सेस प्रेशर निकलता चले जाए। अगर ये एक्सेस सवाल, एक्सेस डाउट्स नहीं निकलने दोगे ना, तो एक दिन ये कुकर भी ब्लास्ट कर जाएगा और रिबेलियन हो जाएगा। इसीलिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि थोड़ी बहुत ऑपोजिशन अलाउड होनी चाहिए। इसको बोलते हैं डिसेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिसेंट। गवर्नमेंट से सवाल पूछना, क्वेश्चन आंसर लेना, उनके को हल्का फुल्का क्रिटिसाइज करना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि आर्टिकल 19(1)(a) का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड दैट इज व्हाई इसको बोला जाता है डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल ऑफ डेमोक्रेसी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? इट इज द सेफ्टी वॉल ऑफ डेमोक्रेसी। बात समझ में आ रही है या नहीं? सो इट इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बिना जी नहीं सकते, बट डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं रशिया जा रहा हूँ। हाँ सर, ये बात भी सही। ओके बाय। सबको समझ में आ गया? सो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्रीडम ऑफ असेंबली, और उससे पहले लेंगे 5 मिनट्स का ब्रेक। ओके और क्या, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये वाला पार्ट गीता पुलिस योर क्लासेस आर फार मोर इंटरेस्टिंग देन ऑस्कर विनिंग मूवीज। मैं रशिया जाऊंगा ना, मैं रशियन मूवीज को ऑस्कर दिलवाऊंगा। अब सरहद हो, ऑलराइट सर, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। सो जो लोग भी समराइज कर रहे हैं सबको मेरी तरफ से अच्छा बच्चा अवार्ड। मैं बेटा जल्दी जा रहा हूँ, ओके, रशिया जा रहा हूँ मैं, पुतिन का फोन का इंतजार है मुझे। ओके, ऑलराइट, ओके।
ऑलराइट सर, ये देखो कितने मतलबी लोग हैं। बोले सर आप नेक्स्ट टाइम रशिया जाना, इस बार हमें पढ़ा दो। हाथ हो गए, मैं रशिया का प्रेसिडेंट बन रहा हूँ, तुम्हारे एग्जाम के लिए रुक जाऊँ मैं। वेरी गुड सर, ऑलराइट सर, ओके। अब मेरी इंपॉर्टेंट बात सुनो, ओके सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट इन क्लासेस को रिवाइज करना, इतना डिटेल में रिवाइज करना एज इफ तुम पहली बार कर रहे हो, बिकॉज दीज आर, दिस इज पीएचडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज व्हाट वी डू एट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पे ये डिस्कशन होती है। तो इफ यू थॉट कि सुप्रीम कोर्ट में यू नो क्या डिस्कशन होती है, यू आर एवर वंडरिंग, देन दिस इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। सो व्हाट आई एम टीचिंग यू इज राइट एट द टिप ऑफ द माउंटेन, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट के पॉइंट पे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। तो इसको इजी मत ले लेना लगना। अब बेटा ये गॉड हैज गिफ्टेड मी विद एन आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसमें मैं बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बहुत सिंपल करके पढ़ा सकता हूँ। ये मुझे आता है, ओके, और ये मेरे को बहुत पहले से आता था। दिस इज गॉड्स गिफ्ट टू मी, बट डज नॉट मीन दैट दीस सब्जेक्ट्स आर सिंपल बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। यही वो डिस्कशन है जिन पे फलीना रहमान सर डिस्कस कर रहे हैं, यही वो चीजें हैं जिन पर नानी पालकीवाला सर ने डिस्कस किया, राम जेठमलानी ने डिस्कस किया, यही टॉपिक्स है। So these are not easy by any stretch of imagination. मैंने इसको simple कर दिया, but does not mean that you'll be able to retain it until unless you revise it. Having said so, let's go to Article 19, subclause 1, subclause B. All right. So we have now these are very छोटे articles, so we can do it very fast. So Article 19, subclause 1, subclause B says freedom of assembly. Now ये freedom of assembly सिर्फ याद रखने के लिए, okay. Instead of that, I would insist कि आप इसको exact words में पकड़ो। ये बड़ा important point है। Yes, sir. So get this picture very clear. The word जो लिखा हुआ है वो लिखा है all citizens shall have the right to assemble peacefully or peaceably and without arms. ये सर आपसे मिस्टेक हो गई है। क्या हो गया? स्पेलिंग मिस्टेक कर दी ना सर आपने। यहाँ पे लिखा था पीसफुली, आपने लिख दिया पीसेबली। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ, हमेशा इसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है। सो व्हाट इज पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स? इसका मतलब ये है कि आप मार्चेस निकाल सकते हो। क्या बात कर रहे हो? यस, रैलीज निकाल सकते हो। अच्छा, ओके। आप धरने पे बैठ सकते हो। ये धरना अगर तुम्हें लग रहा हो हिंदी वर्ड है, नो लॉन्गर, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ड आ गया, ओके, सो काफी फेमस हो गया। सो धरना निकाल सकते हो, मार्चेस निकाल सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो, रैलीज निकाल सकते हो। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये विदाउट ब्रांडिशिंग आर्म्स होना चाहिए। मतलब सर, मतलब तुम वायलेंट एक्सपोजर ऑफ आर्म्स और वेपन्स करके नहीं करोगे। हाँ सर। सो सर हम, अच्छा वो आपने बता दिया, हम तो सारी राइफल्स लेकर निकलने वाले थे। बेटा बच गए तुम, ओके। तो वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में नहीं आ रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? So there are reasonable grounds of restrictions, okay, there are reasonable grounds of restriction which says that public order, public peace must not be disturbed in case of assembly also. सर आप ना बात घुमा गए। क्या घुमा गए? आपने बोला था पीसेबली, हम बोल रहे हैं स्पेलिंग है पीसफुली, आपने बोला पीसेबली। तो बेटा मैंने एक जुलूस में गया, अच्छा, एक धरने में गया, एक रैली में गया, वहां पे सब लोग शांति से बैठे हुए थे। अच्छा, यहाँ पे सब शांति शांति है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन हर एक के हाथ में एक ना एक वेपन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ऐसे ऐसे स्पीचेस दिए जा रहे हैं कि वहां पे भड़कने के बहुत हाई चांसेस है। तो ये पीसफुल है, लेकिन ये पीसेबल नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? क्योंकि ये कभी भी यहाँ पे पटाखा बजने का चांस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So that will automatically not come under Article 19 subclause 1 subclause B. सबको भाषा समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? Everyone has understood this or not? So Article 19 subclause 1 subclause B में आप मार्चेस निकाल सकते हो, प्रोसेशंस निकाल सकते हो, रैलीज निकाल सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो, बट वो पीसेबल होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में ऐसा कोई ख्याल आया कि सर इसका मतलब है हम हड़ताल भी कर सकते हैं, स्ट्राइक भी कर सकते हैं, तो बेटा याद रखना, और ये बड़ा डेंजरस क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में राइट टू स्ट्राइक नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड दिस इन नंबर ऑफ जजमेंट्स दैट राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। एट मैक्सिमम इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। एट मैक्सिमम ये एक राइट, एक लॉ होता है जिसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, उसके अंदर ये कुछ हद तक दिया हुआ है, वो भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? Everyone is clear with this or not? सबको समझ में आया? So please remember this,
right to strike is not a fundamental right. Everyone please write this down. मेरे को शांति पड़ेगी अगर तुमको समझ में आ गया. Everyone is clear with this or not? लिख लिया. Right to strike is not a fundamental right. बात समझ में आ रही है या नहीं समझ? सर हमको सब समझ. सबको समझ में आ गया? यस और नो? तो सर ये जो राइट है, ओके, ये एट मैक्सिमम एक स्टैट्यूटरी राइट है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? यस और? अब एक प्रॉब्लम और है सर. अब प्रॉब्लम क्या है सर? आपने क्या बोला था? तो याद रखना एक इंपॉर्टेंट राइट, नो फंडामेंटल राइट इज एन एब्सोल्यूट राइट. यस सर. इंपॉर्टेंट क्या है सर? नो फंडामेंटल राइट इज एन एब्सोल्यूट राइट. ये रट लेना. हाँ सर. एक्सेप्ट प्रोबेबली आर्टिकल 17. ओके, आप इसको बोल सकते हो नो फंडामेंटल राइट इज एन एब्सोल्यूट राइट. यस और नो? सो इसमें हमेशा रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन होते हैं. हाँ सर. तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में. यस सर. उसी तरह से आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी यानी कि फ्रीडम ऑफ असेंबली का रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 में, और वो है सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर. तो अगर तुम्हें ऐसा लगा सर हम कौन? अरे तुम यार, तुम कौन? तुम सर हम कौन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. ओए होए सर, अभी दिल खुश कर देता सर. हम पास होंगे, हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे. और तुमको ऐसा लगा कि कोई असेंबली ऐसी हो रही है जो कि सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हैं. सर एक मिनट सर, स्टाइल में बैठने दो सर, हम डीएम बनेंगे, हमारी धमाकेदार एंट्री होगी. हाँ हाँ बिल्कुल. तो एक मिनट सर, कपड़े ठीक से बैठ जाते हैं. ओके, स्टाइल बना लेते हैं. गॉगल्स लगा लें सर? अरे गॉगल्स मत लगाओ, तुम बड़े से स्टाइल ऐसे बहुत स्मार्ट लग रहे हो तुम्हें. ओके, सो अगर सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ तुम्हें लगा तो तुमको सरकार लॉ ने एक पावर दी है. कौन सी पावर दी है सर? तुमने सुनी होगी सेक्शन 144 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. हाँ सर, हमने न्यूज में देखा है, धारा 144 लगा दी गई है. ये सुना तुमने? हाँ सर, धारा 144. इन केस व्हेन इन द ओपिनियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हु इज स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन एंड इमीडिएट प्रिवेंशन. तो सेक्शन 144 में तुम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. क्या कर सकते हो? रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो फ्रीडम ऑफ असेंबली को. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उसमें तुम यूजुअली ऐसा फेमस है कि 4 या 4 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते, बट वो नंबर तुम फिक्स कर सकते हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर, any order, any action, any legislation which violates, abridges, contravenes anything in part 3 of the constitution is not law. नादान परिंदो, ज्यादा मत बोला करो. ये रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन में आता है. सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ऐसे तुमने देखा होगा जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है या उल्टा सीधा ऐसा कुछ होता है, इलेक्शन के टाइम पे धारा 144 लगाई जाती है. कोविड के टाइम पे धारा 144 लगाई गई थी. आई होप तुम्हें मालूम है, वरना सर कोविड में भी लोग खड़े होकर चाय की टपरी पे गप्पे मारने लग जाएंगे. तो ऐसे नोटिस लग जाएगा. आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर धारा 144 सीआरपीसी लागू है, अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी तरह से एकत्रित होना, असेंबली मना है. इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत ही बढ़िया. Everyone has understood this part or not? So याद रखना सेक्शन 1 तुम्हें क्वेश्चन आएगा सर, सेक्शन 144A is allowed or is it violative? तो बोलना नो सर, it is not violative, it falls under section 144 criminal procedure code, it falls under reasonable ground of restriction. सबको समझ में आ गया है या नहीं समझ में आ रहा? पल्ले पड़ रहा है नहीं पल्ले पड़ा सर? सबको समझ में आ रहा है. Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ गया? यस सर, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. हाँ सर. सर ये क्या है सर? सर ये है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी. तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन है, लेकिन तुम वर्ड्स याद करो. हाँ सर, वर्ड्स याद करेंगे सर. वर्ड्स हमें बड़े अच्छे से याद रहते हैं. वर्ड्स को ठेकेले, वर्ड्स को ठेकेला. तो ये सो वर्ड्स आर हियर. ओके, इट सेज all citizens shall have the right to form associations or unions. पहले सिर्फ यही थे.
फिर उसके बाद आ गया 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ गई। ये भी हम डिटेल में करेंगे जब हम आर्टिकल 43B करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको यहाँ पर याद कर लेना। सो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से आर्टिकल 19(1)(c) में कोऑपरेटिव सोसाइटी डाला गया था और आर्टिकल 43B यानी कि डीपीएसपी में ये बात बोल दिया गया था स्टेट शैल अलाउ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो दो चीजें दोनों के दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील की जा रही थी, एक डीपीएसपी में डाला गया था, एक फंडामेंटल राइट में डाला गया था। पल्ले पड़ा या नहीं सर? ये एसोसिएशन बोले तो, हाँ एसोसिएशन बोले तो तुम कोई भी ग्रुप बना सकते हो, अच्छा कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो, कोई भी यूनियन बना सकते हो, कोई भी कंपनी बना सकते हो। अरे सर पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, बिंदास पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। आई अंडरस्टैंड, मैंने बनाया ना हम्बल पार्टी ऑफ इंडिया, अच्छा मैं बना सकता हूँ, ओके सबको समझ कि नहीं? सो ग्रुप, एसोसिएशन, यूनियन, कंपनीज या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये सब अलाउड है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एक चिड़िया अनेक चिड़िया एक 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 करके बन गई हजार चिड़िया, ये बनाया जा सकता है। सर एक आइडिया है, मतलब बड़ा सा ग्रुप बनाने का ना, आपको ना सर गैंग बनाएगा, गैंग, ओए होए आप उनका गैंग होगा, अंडरवर्ल्ड माफिया बनेगा सर, माफिया, आपको माफिया बनेगा, ड्रग कार्टेल बनाएगा सर। नादान परिंदो, सर अभी आप मना नहीं कर सकते, आपने बोला ग्रुप बना सकते हैं, मैंने ये भी तो बोला था नो फंडामेंटल राइट इज एन एब्सोल्यूट राइट। अच्छा ये बात याद नहीं रहती, पूरी बात नहीं सुनते ना तुम लोग। अच्छा तुम्हें मैंने बोला है सिट लाइव कोड यूज करके अन अकेडमी ज्वाइन करो, पल्ले पड़ेगा। तुमने बना दिया गैंग, तुमने बना दिया माफिया, तुमने बना दिया कार्टेल, तुमने बना दिया टेरर ग्रुप, पिटाई होगी ना तुम्हारी। अब पता चलेगा क्यों, क्योंकि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 4 में रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर एज वेल एज मोरालिटी। अच्छा मतलब तुम कोई प्रोस्टिट्यूशन गैंग बना रहे हो, तुम माफिया बना रहे हो, ड्रग कार्टेल बना रहे हो, टेरर ग्रुप बना रहे हो, करना भी मत, सोचना भी मत। अच्छा नहीं सोचेंगे भी नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो हमारी गवर्नमेंट के पास पावर्स है टू रिस्ट्रिक्ट दिस ऑल्सो, और हमारे पास ऐसे ऐसे लॉज है जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। सर ये बहुत फेमस हो गया, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 में हमारी गवर्नमेंट तुमको बैंड ऑर्गेनाइजेशन कर देगी, तुम्हें टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है, और फिर हम तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज कर लेंगे, और फिर हम तुमको कैद भी कर सकते हैं। सर any order, any action, any legislation which violates, abridges, contravenes anything in part 3 of the constitution is not law. नादान परिंदो, this falls under reasonable ground of restriction. सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ रहा? Everyone has understood this or not? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ गया है? Yes sir, हमको पल्ले पड़ेगा। Everyone is understanding this or not? मैं तुम्हें सब कुछ बताया जा रहा हूँ, yes or no? सबको समझ में आ गया? ओके सर नेक्स्ट बताओ। ओके तो जो नेक्स्ट है ना उसको हम साथ में कर लेंगे, मतलब आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, इसको साथ में करेंगे। क्यों सर साथ में क्यों करेंगे? इसका एक रीजन है, रीजन ये कि मूवमेंट और रेजिडेंस जो है ओके इसको करीब करीब हम सिनोनिमसली पढ़ सकते हैं, ओके और इसीलिए इन दोनों के रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन एक साथ मिले हुए। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं? सो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 में दोनों के एक साथ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। पता हो जाए तुम्हारे तो बैठे बैठे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद रखता है, तुम वकील तो नहीं बन जाओगे, वकील मत बन जाना। हाँ पता चले मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, मेरे कंपटीशन में खड़े हो गए, ओके भैया हम हमारी दाल रोटी पे मत लात मारना, आईएएस बनना, ओके। सो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन दोनों के है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। मैंने क्या बोला, ये तो मेरी राइटिंग बड़ी अच्छी होती जा रही है। इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यस, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है कि आपकी ये फ्रीडम्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। तो ये दोनों के एक साथ ही है। पर तुम वर्ड्स पढ़ो सर, वर्ड्स बताओ सर, वर्ड्स में बड़ा पावर होती है। उठे गए वर्ड्स, ये रहे वर्ड्स। सो यहाँ पे लिखा है
आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, यहाँ लिखा है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सर मैं ना सिंगापुर जा रहा हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊंगा इंडिया। नादान परिंदे, आंखें ठीक करा। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, इंडिया के विद इन घूमने की फ्रीडम है। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं? बाहर घूम के आओगे और अंदर वापस आओगे, वो आर्टिकल 21 में आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो मनेका गांधी केस में बड़ा क्लियरली मेंशन था, पासपोर्ट्स एक्सेट्रा, बाहर सिंगापुर घूम के आओ, फ्रांस घूम के आओ, वापस आने का, वो आर्टिकल 21 में आता है। और इंडिया के बीच में घूमना इज द वन विच इज मूवमेंट। पल्ले पड़ रहा है या नहीं पल्ले पड़ रहा? बाबा तुम हो क्या, चले गए हो? सर हम चले गए, ओके बाय। ये ब्लॉक हो गया क्या? साइबर अटैक हो गया ना? हाँ, पूरा साइबर अटैक हुआ पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल सर, पीछे पड़ गए लोग। ओके, मैं पुतिन को फोन करूंगा, इनकी कंप्लेन करूंगा। ओके सर, आज तो नाम भी नहीं लिया मैंने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। सो बोथ ऑफ देम, ओके। सो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, यानी कि मूवमेंट एंड रेजिडेंस, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ सकते हैं बिकॉज दोनों के सेम ही रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। बट मूवमेंट को प्लीज मिस्टेक मत करना, मूवमेंट इज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट इज नॉट लीविंग इंडिया एंड कमिंग बैक टू इंडिया। लीविंग इंडिया एंड कमिंग बैक टू इंडिया फॉरेन ट्रैवल वाला आर्टिकल 21 में आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? यस सर, सर हमको सब समझ में आ गया। तो अब हम करेंगे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो याद रखना, इट इज विद इन इंडिया। तो तुमने कर्फ्यू सुना था? हाँ सर हमने कर्फ्यू भी सुना, हमने लॉकडाउन भी सुना। तुमने सुना था नहीं? हाँ सर। तो हमने कर्फ्यू होते हुए देखा, हमने लॉकडाउन होते देखा, कोविड का लॉकडाउन। सर वो अलाउड था, बिल्कुल अलाउड था, बिकॉज उसमें लिखा है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एज वेल एज इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। मतलब सर, मतलब तुम पूरे इंडिया में कहीं भी घूमो, हाँ सर हम घूम रहे, लेकिन ओके तुम बहुत सारी जगह पे नहीं जा सकते। जैसे क्लासिफाइड सीक्रेट एरियाज होती है, मिलिट्री एरियाज, हाँ सर, न्यूक्लियर एरियाज, या फिर जहां पर इंस्टॉलेशन होती है, डिप्लोमेटिक एरियाज, हाँ सर, एम्बेसी में थोड़ा घूम जाएंगे हम लोग, आई यू अंडरस्टैंडिंग? वैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, ऐसे बहुत सारी जगह होती है, कोर एरियाज होती है जहां पर तुम नहीं जा सकते। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। सो मैं तो तुम्हें एनवायरमेंट भी पढ़ा दिया, तो हद हो गई सर, कुछ इसमें एनवायरमेंट क्या है? अच्छा, सबको समझ में आया कि नहीं? सो ये अलाउड नहीं है ऑब्वियसली। जैसे कर्फ्यू या लॉकडाउन लगा हो, कोविड का लॉकडाउन, तो ऑटोमेटिकली इट विल फॉल अंडर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? अब मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया आया। क्या सर? आपके एक आइडिया बड़े आते हैं। अरे मेरे को बड़े ब्रिलियंट आइडिया है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने एस्पिरेंट को बोला कि एस्पिरेंट, कैसे ये अजीब अजीब नाम आ रहे, तुम लोग अपने नाम नहीं यूज करते हो क्या? एक ने एस्पिरेंट यूज किया हुआ है, एक ने स्ट्रेंज यूज किया हुआ है, ये तुम लोग अपने नाम यूज करो यार। नाम गुम जाएगा यार, ऐसे ऐसे तुम नाम यूज कर लेते हो। ओके, ऑलराइट, कोई इंसानों का नाम देख लेते हैं। अच्छा चलो, सोनी, ईशान, मृदुल, ज्योति, ओके। तो ये लोग ना सब लोग बैठे हुए थे, सब सिटीजन है। अच्छा, तो ये लोग सब लोग है ना सिटी के अंदर किसी शहर में रह रहे थे। तो मेरे को एक आइडिया आया। क्या? कि मैंने क्या सोचा कि अगर मैं एयरपोर्ट बंद कर दूंगा तो ये बोलेंगे एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन व्हिच वायलेट्स द ब्रिजेस कॉन्ट्रावेंस इज नॉट लॉ। रेलवे स्टेशन बंद कर दूंगा तो भी ये ऐसे बोलेंगे, ओके। ऐसे हाईवे बंद कर दूंगा तो ये ऐसे सोचेंगे। तो मैंने एक आइडिया सोचा, मेरे पास ब्रिलियंट आइडिया, एकदम एकदम सॉलिड आइडिया, झकास आइडिया। क्या आइडिया सर? मैं क्या बोलता हूँ, एयरपोर्ट खुला छोड़ो, रेलवे खुला छोड़ो, हाईवेज खुला छोड़ो, लेकिन एयर टिकट जो कि 10,000 की थी ना, आज से सरकार उस पर टैक्स लगाएगी और ये 10,000 की टिकट 10 लाख की होगी। क्या बात कर रहे हो सर? ओए होए, रेलवे टिकट जो पहले 500 रुपए की थी आज से 5 लाख की होगी।
और टोल टैक्स कंपलसरी कर रहे हैं, और टोल टैक्स कंपलसरी कर रहे हैं, जो भी टोल टैक्स से गुजरेगा वो 1 लाख रुपए देकर जाएगा। क्या कर रहे हो सर? नहीं, आप जाओ ना, जाओ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट करो ना, जाओ ना, घूमो, जाओ जाओ जाओ। नहीं, अब शहर में घूमो। और सर कैसी बातें कर रहे हो सर, आपने ये क्या कर दिया? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैव आई डन? आई हैव इनडायरेक्टली टेकन अवे योर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है? या वेरी गुड प्रभात। यू कैन नॉट डू, okay, you cannot do indirectly what you are not allowed to do directly. Are you understanding this or not? इसलिए तुमको कई बार ये सब सुनाई देने को मिलता है कि जब रेलवे की टिकट बढ़ा दी जाती है तो धमाका क्यों हो जाता है। वैसे ही होता है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। तो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस के भी सेम ही रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। तुम इंडिया में कहीं भी घर बना सकते हो। क्या बात करें सर? दो दीवाने शहर में, आन में और दोपहर में, आशियाना ढूंढते एक आबुदाना। सर समझ में आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड सर। फिर क्या हुआ बेटा? ये आबुदाना आशियाना ढूंढ लेना, मिलिट्री एरिया में मत बना देना। अच्छा अच्छा, वो सर आपने बता दिया। डिप्लोमेटिक एरिया में भी मत बनाना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, सीक्रेट एरिया में भी मत बना देना। हाँ सर, किसी हेरिटेज साइट पे भी मत बना देना, पता चले ताजमहल के पीछे बना दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा सब नहीं करने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? शेड्यूल्ड ट्राइब को जो शेड्यूल्ड एरिया है उसमें मत बना बैठना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर तुम 5 अगस्त 2019 से पहले की बात कर रहे हो, हाँ सर, तो ओए होए, जम्मू कश्मीर में भी मत बनाना। समझ में आ रहा है या नहीं सर? वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो 5 अगस्त 2019 से पहले तुम ऐसे, अगर तुम जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट नहीं थे तो तुम जम्मू एंड कश्मीर में भी नहीं बना सकते थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? वेरी गुड, everyone has understood this or not? Everyone has understood this or not? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? Everyone has understood. So ये था only permanent residents can acquire immovable property, government jobs, scholarships, etc. Article 35A was considered as the way is against the very spirit of oneness of India, that creates a class within a class of Indian citizens. तो ये मोदी गवर्नमेंट ने फिर इसको निकाल दिया और दिस इज ओवर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood. That brings us to Article 19(1)(g). So Article 19(1)(g) is this is a language. बताओ language. Every citizen is allowed as the freedom to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. जरा लिख लो, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। सर हमको सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? वेरी गुड। सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये भी थोड़ा सा संभाल के बनाना पड़ेगा। जब आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी आया तो इसमें है कि मैं प्रोफेशन कोई भी ले सकता हूँ, ऑक्यूपेशन कोई भी ले सकता हूँ, ट्रेड कोई भी ले सकता हूँ, बिजनेस कोई भी ले सकता हूँ। अब थोड़ी बहुत ध्यान से सुनो। सो आप डॉक्टर बन सकते हो? हाँ सर, कैसी बातें कर रहे हो सर, मैं डॉक्टर बनूंगा। हाँ बेटा, पहले नीट की एग्जाम पास कर, एमबीबीएस का पूरा 5-5.5 साल काट, फिर इंटर्नशिप खत्म कर, डिग्री ले और डॉक्टर बन जाओ। ये सब अपने से नहीं होता है। ये क्या बात हुई सर? मेरे को ये सब पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। आपने बोला था यू हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। नादान परिंदे, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 तो पढ़ लेता। रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन में ये लिखा हुआ है दैट यू हैव एकेडमिक रिक्वायरमेंट आल्सो, यू कैन हैव एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट आल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। हम तुमको रोक सकते हैं। कैसे कैसे? इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक कैसे रोकोगे? तो कल तुम लोग बोलो मैं ना गैंगस्टर बनना चाहता हूँ, हाँ सर, मैं डॉन बनूंगा, मैं टेररिस्ट बनूंगा। आपने बोला था कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। नादान परिंदे, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हम तुमको रोक लेंगे। कल तुम सुप्रीम कोर्ट जाके वरना चिल्ला आपको उनको डॉन बनने का है तो बेटा हम तुमको जेल में डाल देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? अब यहां पर हो गया एक स्यापा। ओके, नाउ मैं तुमको जो सिखा रहा हूं ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो सकता है, सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो हम लोगों ने आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी लिख दिया, हमने एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे दी, कुछ में रिलीजियस क्वालिफिकेशन भी चाहिए होती है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, जैसे तुम शंकराचार्य का ऑफिस संभालोगे, शंकराचार्य इज अ गवर्नमेंट पोस्ट। ओके, तो शंकराचार्य जो होंगे हैज टू बी अ हिंदू। वैसे शाही इमाम जो जामा मस्जिद के शाही इमाम होंगे हैज टू बी अ मुस्लिम, सो वो भी हो सकता है। सो दीज कैन बी रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। नाउ आई विल टेक just 5 minutes, हो सकता है क्लास एक्सटेंड हो, बट आई हैव टू फिनिश one topic. Now just imagine what I am trying to tell you. So be very carefully understanding this part. So पहले मैं तुमको ये
एक लॉ से मुलाकात कराता हूं ना, बड़े ध्यान से सुनना। पहले मैं तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। तो लॉ का नाम है सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट और मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट। ये लिख लिया सर। सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस। ओके, पहले मध्य प्रदेश से पहले सेंट्रल प्रोविंसेस होते थे। 1947 का लॉ है सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट। तो पहले इंपॉर्टेंट बात ये कि जो 1947 है ये 1950 से पहले आया। सर ये बातें ना सर हमको इमोशनल करता, किसी ने आज तक नहीं पढ़ा है सर। 1947 1950 से पहले आया सर, इमोशनल करते सर। अच्छा 1950 1947 के बाद आया। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट 1950 में आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझना। 1947 में बैठे हुए बंदे को, 1947 में जो बंदा बैठा हुआ था ना, उसको नहीं मालूम था कि 1950 में फंडामेंटल राइट आएंगे, और आएंगे भी तो कौन सा फंडामेंटल राइट आएगा। आई होप तुम समझ सकते हो। मैं तो भविष्य देख सकता हूँ, सब लोग नहीं देख सकते। मैं बड़ा ह्यूज लेवल का एस्ट्रोलॉजर हूं, मेरे को सब मालूम है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। ओके, सबको थोड़ा पता चलता है। अच्छा, बट आम साधारण लोगों को 1947 में नहीं मालूम था कि 1950 में कौन सा फंडामेंटल राइट आएगा। आई होप तुम समझ ही सकते हो। मेरे को सब पता चलता है। अच्छा, मेरे को सब पता है। ओके सर, आगे देखो। तो सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 1947 में आया, यानी कि ये एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था। क्या था सर? ये एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था। बात समझ में आ रही है या नहीं? लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया? अरे तुम लोग हो क्या, चले गए तुम? हाँ सर है। जाओगे तो पता के जाना सर, नेटफ्लिक्स पे नई सीरीज आ रही है, हम जा रहे। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट के बाद ओके में ये डाल दिया गया कि सरकार जब मर्जी चाहे किसी भी काम को मोनोपोली कर सकती है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी काम को मोनोपोलाइज कर सकती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि वो काम कंप्लीटली सरकार संभालेगी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो सपोज मैं तुम्हें ये बात बोलूं कि 1947 में आते ही मेरे को एक ब्रिलियंट आइडिया आया। मैंने बोला मैं ना एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाऊंगा, घर की छत पे लगा दूंगा। मेरे पास बहुत बड़ी छत है। ओके, तो मैं न्यूक्लियर रिएक्टर बना दूंगा। मेरी इतनी बड़ी छत का फायदा क्या है? और मैं उसको बॉम्ब के तरह नहीं यूज करूंगा, वहां से पावर जनरेट करूंगा। ओके, तो सरकार ने मुझे फोन किया, बोला सिद्धार्थ क्या कर रहा है? मैंने कहा भाई इतनी बड़ी छत है मेरी, मैं न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रहा हूँ। तो वो बोले ना सिद्धार्थ, हम ना उसको मोनोपोलाइज कर रहे हैं। न्यूक्लियर ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही रहेगा, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारे कहने से कुछ होगा? तुमने अन अकेडमी ज्वाइन किया सेटेलाइट कोड यूज करके। ओके, सर ने क्या बोला था? लॉ हैज टू बी रिटन एंड क्लियर। तुमने लिखा है ये वाली बात? नहीं लिखी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। तो सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर ओके ये था कि सरकार किसी भी लॉ को, किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी ऑक्यूपेशन को, किसी भी ट्रेड को, किसी भी बिजनेस को मोनोपोलाइज कर सकती है। लेकिन ये लॉ बनाते टाइम 1947 में उनको नहीं पता था कि 1950 में एक फंडामेंटल राइट आ जाएगा जिसको बोला जाएगा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ आ रही? और 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी बोलता है that every citizen can practice any occupation, any trade, any business and practice any profession. अब तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या हो गया? क्या से क्या हो गया? अनजाने में तुम्हारा लॉ, अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में तुम्हारा लॉ टकरा गया। किससे? मेरे फंडामेंटल राइट से। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अनजाने में, अननोइंगली तुम टकरा गए मेरे फंडामेंटल राइट से। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर अनजाने में हुआ सर, हमें पता थोड़ा था कि आने वाला वक्त है। अब ध्यान से सुनो, एवरीवन इज रेडी? लिसन। तो मैं तुमको दिखा रहा हूं हो क्या रहा है। क्या सर? तो ये है सन। ओए होए ओए होए, सन देखो कितना नोनू होते हैं सन भी। ओके वेरी गुड, सबको समझ आया सर? तो जो सन है ना, सन, हाँ, इसके आगे ना ऐसे मून आ गए। ओए होए, छोटा सा मून। ओके, नोनू मून। ओके, सो मून आ गए ना, तो मून ने ना सन को ऐसे कवर कर लिया। ओहो, और तुम बैठे हुए थे अर्थ पे। ओके, तो तुम अर्थ पे बैठे थे, तो अर्थ से सन के ऊपर एक्लिप्स हो गया। सर सन गायब हो गए।
चोलेगाछे नहीं है बाबा, एक्लिप्स हुए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? सुनो मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनो। ओके, सो ये ना मेरे बच्चे सब लोग दिख रहा है? ये सुनो, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? ये सुनो, ये क्या है सर? सर ये सन है, एवरीवन कैन सी दिस। और सन को नहीं मालूम था 1947 में सन था, और सन के सामने, सन को मालूम ही नहीं था, 1950 में अचानक उसके आगे एक मून आ गया। उसको कहते हैं फंडामेंटल राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? तो सन हैज कम अंडर द एक्लिप्स ऑफ मून। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वैसे ही एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अनजाने में उसके सामने आ गया है फंडामेंटल राइट। अब क्या होगा सर? अगर ये जानबूझ के आया होता, अगर ये नोइंगली आया होता, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अगर लॉ आया होता, मैं इसको बख्शता नहीं सर, मैं बहुत गुस्सा होता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 लग जाता और हम इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते। यस और नो सर? जानबूझ के किया हुआ गुनाह हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये अनजाने में हुआ है। हाँ सर, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, इसको हम नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ये नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर होगा, ये डोरमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डोरमेंट हो जाएगा। तो सन वहीं रहेगा, फंडामेंटल राइट ने उसको डोरमेंट कर दिया है। अब क्या करूं सर? लेकिन डोरमेंट तो हो गया ना, वो यूज तो नहीं हो सकता ना। यूज तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम इस फंडामेंटल राइट को कुछ अमेंड ना करें। हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? अगर हम इस फंडामेंटल राइट को थोड़ा सा अमेंड कर दें तो ये लॉ अचानक एक्टिव हो जाएगा। तो आपने क्या किया सर? तो हम लोगों ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 निकाला, और इसमें ये जो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक जो एक्सेप्शन है, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये सिटीजन्स राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस conferred by Article 91G is subject to reasonable restriction with the laws of the state may impose in the interest of general public. इस इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक में गवर्नमेंट ने ये, पार्लियामेंट ने ये बोल दिया कि अगर हम चाहे तो हम मोनोपोलाइज कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो जब तक ये रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तब तक ये लॉ, द सीपीएन बिरार मोटर व्हीकल्स एक्ट यूटिलाइज नहीं किया जा सकता था, बिकॉज ये था अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। सबको समझ में आया या नहीं आया? एवरीवन ऐसा पढ़ते हैं पॉलिटी, सबको समझना है। तो कभी कोशिश करना इसको बुक से पढ़ने की, चक्कर खा के गिर जाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ऐसा पढ़ते हैं सब्जेक्ट, और ये होती है इन डेप्थ स्टडी। दिस इज कॉल्ड 24 कैरेट रॉक सॉलिड। तो जो लोग से बातें करना जानते हैं ना, उनको नहीं पता चलेगा कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज कॉल्ड टीचिंग। This is how we create toppers. Are you understanding this or not? So I'll see you at 4 p.m. 4 p.m. we will have the special class. Thank you very much. God bless and Jai Hind.